नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पॉप नेशन और वैल्यू नेशन पॉडकास्ट में। मैं हूं आपका होस्ट तरुण मिश्रा। आज की चर्चा घूमेगी 3 नए मुद्दों पे। सबसे पहला मुद्दा दिल्ली के अंदर जो है, दिल्ली पुलिस की एक रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि दिल्ली में मर्डर, रॉबरी और क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन 2024 के कंपैरिजन में नहीं, 2024 में 2023 के कंपैरिजन में कम हुआ है। कम तो हुआ है, मगर एक जगह पे मुद्दा और थोड़ा सा गर्मा रहा है, और वो है ड्रग ऑफेंसेस में। वहाँ पर ऑलमोस्ट 35% का राइज देखने को मिला है। ऐसा क्यों है? कहाँ आजकल जो है क्राइम वाले, मर्डर वाले जो हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, वो नार्कोस देख लिए नेटफ्लिक्स पे पाब्लो एस्कोबार की कि भाई क्या मर्डर वर्डर में रखा है, सीधा बड़ा माल बेचो। कौन सा माल? कोकेन है, हीरोइन है, गांजा है, क्या है, उस पर बात करेंगे। और साथ ही साथ जाएंगे आखिरी टॉपिक पे, जो कि है धनाश्री वर्मा और युजवेंद्र चहल से कनेक्टेड। उनकी जो डाइवोर्स के रूमर्स थे वो कहीं ना कहीं स्ट्रांग होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ नई रिपोर्ट आई है, कुछ नया तो नहीं, मतलब बड़ा ये वाहियात सा है, मगर फिर भी बात ज़रूर करेंगे उस पर। क्या है, इसी पे चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ पॉप मैंशन में मिस्टर मोहित सिंह जी, यानी खजूरिया के खास दोस्त, आज जुड़ेंगे। और साथ ही साथ क्राइम लॉयर, क्रिमिनल लॉयर और एडवोकेट करण बेसर जी भी हमारे साथ शो पे जुड़ते हुए दिखाई देंगे। और साथ ही साथ हमेशा की तरह मानिक खजूरिया ऑन द पीसीआर। चलिए शुरू करते हैं आज का ये शो। सबसे पहले मर्डर, रॉबरी और क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन कम हो रहा है, क्या सीन है? क्या क्रिमिनल्स ने भी अपना सोचा है कि नहीं, प्रोफेशन जो है बदलेंगे थोड़ा सा? क्या है, मारपीट मारधाड़ में रखा, मर्डर वर्डर में सुपारी मिलती है 5-6 लाख की, यहाँ पे 4 किलो जो है तस्करी कर दो तो 4 करोड़ का आ जाता है। क्या लग रहा है, क्यों है ऐसा? बताइए। देखिए, इट्स ऑल अ मिथ। किस चीज की मिथ? इट्स अ मिथ कि क्राइम रेट कम है। क्राइम अच्छा। है, बट स्पेसिफिक क्राइम्स हैं। आप किस क्राइम के बारे में जानना चाह रहे हैं, क्या क्राइम चल रहे हैं ओवरऑल, उसकी अगर हम बात करें तो मैं थोड़ा वाइडली बता पाऊंगा आपको। हाँ, तो यहाँ पर ये आर्टिकल ये कहता है, द नेशनल कैपिटल विटनेस अ स्लाइट ड्रॉप इन क्राइम सच एज मर्डर, रॉबरी, रेप एंड मॉलेस्टेशन इन 2024 compared to the previous year, according to the annual data released by the Delhi Police. Crimes against women saw a decline, with rape cases reducing to 2076 from 2141 in 2023. वाह, मिथ। ठीक है, 2100 से साला 2000 हो गया, मिथ ही है। मतलब 2000 तो लोग फिर भी क्राइम में फंस ही रहे हैं ना। सिमिलर इंसिडेंट्स ऑफ द मॉलेस्टेशन ड्रॉप्ड शार्पली फ्रॉम 2345 टू 2037। 300 लोगों ने क्राइम कम किया है सिर्फ। 2000 अभी भी कर रहे हैं। अरे आप अभी मर्डर पे तो आओ, पहले मर्डर का नंबर देखो। आते हैं मर्डर पे। ईव टीजिंग यहाँ कह रहा है कि 362 से 381 मर्डर केसेस इन दिल्ली रिकॉर्डेड अ मार्जिनल डिप with 504 incidents reported in 2024 compared to 506। आया मजा। दिल्ली पुलिस क्या चाह रहे हो भाई? हेडलाइन तो तुमने ऐसी दे दी है, अंदर डेटा देख रहे हैं तो उसमें कुछ नहीं है। रॉबरी केसेस डिक्रीज फ्रॉम 1510 डाउन टू 1654 द प्रीवियस ईयर। ठीक है, मान लेते हैं कि इट इज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट कि एनडीपीएस के केसेस में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी है। अच्छा, एनडीपीएस को मैं थोड़ा इलाबोरेट कर देता हूँ, नार्कोटिक्स एंड ड्रग्स। बिल्कुल। तो उनके केसेस में थोड़ी बढ़ोतरी है, क्योंकि शायद यूथ ज़्यादा पागल हो गया हमारा दिल्ली का। तो ये आपको ऐसा लगता है कि ये अभी शुरू हुआ है, ये इंक्रीज जो है यूथ के अंदर ड्रग्स का, ये अभी केसेस अभी, या फिर ये ट्रेंड अभी राइज में है? ये पहले नहीं था? पहले भी था, बट अब थोड़ा सा ओपन अप होकर आ रहे हैं सब लोग सामने। अच्छा। पहले भी था, बट चीज़ें थोड़ी सी एक पर्दे के अंदर थी। तो यू मीन टू से कि मेन स्ट्रीम में ड्रग्स को मेन स्ट्रीम में एक्सेप्ट करते हैं लोग आजकल सोसाइटी में इजीली। नो व्हाट आई एम सेइंग इज कि जैसे पहले लोग थोड़ा सा इंडोर्स में अपनी सारी चीज़ों को किया करते थे, नाउ दे आर प्रेफरिंग कि उन्हें जैसे एक वैकेंट एरिया या जहाँ पे गाड़ी लग जाए। वेकेंट एरिया भी नहीं है, इतने कॉन्सर्ट्स वगैरह होते हैं, इतनी पार्टीज वगैरह होती हैं, वहाँ पे क्लब्स के अंदर खुले चल लेते हैं अब, क्योंकि लोगों को सी शर्म आती है। बट कॉन्सर्ट्स तो अभी हुए। कॉन्सर्ट्स तो चलो 2001 एक जगह एक टाइम पे हुआ कॉन्सर्ट, एंड देन इट गेट्स ओवर। बट मोस्ट जो कंसर्न है हमारा ये है कि अक्रॉस दिल्ली ड्रग कंजम्पशन भी बढ़ रहा है। यार अब लोगों को
कहीं तो भगना है ना, कहीं इतनी हरकतें, इतनी जैसी इनकी जिंदगी है। एक तो पहले तो जितने भी करने वाले हैं सब तो अच्छे खासे बंदे होंगे, जिनके पास फाइनेंशियली स्टेबल बंदे होंगे जो इतना खर्चा करके ये सब करते हैं। अब उनकी पार्टीज के अलग अलग, घूमने फिरने के पैसे खर्चे अलग। See, जब आप पार्टीज वगैरह की बात करते हो तो आप एक सेगमेंट पे ही बात कर रहे हो कि पार्टीज करने वाले जो लोग हैं दे आर अर्निंग मोर और दे हैव वेल्थ इन देयर हैंड, सो दे कैन स्पेंड इट इजीली। बट आप अभी आओ कि लोअर इनकम ग्रुप्स हो गए, जो आपके डेली वेज वर्कर्स हो गए, दे आर ऑल्सो कंज्यूमिंग द सेम ड्रग्स, might be cut down drugs or adulterated drugs, but they are still able to purchase the drug at their price point. उनको रोकने वाला है कौन? किसी की पर्सनल चॉइस को हम थोड़ी मना कर सकते कि भाई मत करो, वो साले को करना है। There are reasons why they are doing it. Like, okay, they have problems in their life, they have to run away from those problems. They are, see, human beings are very simple. We look for an escape from every issue or situation we find ourselves in. देखो एक चीज़ है, ये जो ये बात कही ना कि अभी यंगस्टर्स के अंदर ज़्यादा हो रहा है, तो यंगस्टर्स का मेंटल हेल्थ को वो बहुत डिटरमाइन करता है। वो हमारे ही यंगस्टर्स है, दे आर गोइंग टू बी द फ्यूचर, वी आल्सो कम अंडर दैट सेम कैटेगरी, राइट? बट आप स्टडीज में देख लीजिए, वैसे देख लीजिए, यंगस्टर्स हु आर अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज और डेवलपिंग माइंड होता है जो हम कहते हैं टीनेजर्स का, टीनेज में कि माइंड इज डेवलपिंग, और उस टाइम के एज में आपको एक्सपोजर मिलता है अगर ड्रग्स का, तो वो आपकी एडल्ट लाइफ में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। आपको निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप एक अर्ली एज से आप अगर ड्रग्स को अपनी लाइफ में एंटर करते हो तो आपको अपनी लाइफ से ड्रग्स निकालना बहुत मुश्किल होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है। इट्स एन अपहिल बैटल। ये आ कहाँ से रहे? मेन आता मुद्दा कि ये भी आ कहाँ, अगर ये यंगस्टर्स के पास पहुंच रहा है तो ये कहाँ से पहुंच रहा है? ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है जो इसके ऊपर ही कहता है कि दिल्ली पुलिस एनुअल क्राइम रेट डेटा शो स्लाइड ड्रिप एंड मर्डर रेप डिस्पाइट 35% राइज इन ड्रग ऑफेंसेस। यहाँ पे कहता है द फॉरेन, अब ये कह कौन रहा है? क्राइम ब्रांच वाले कह रहे हैं, सीनियर क्राइम ब्रांच ऑफिशियल ने ये बात बोली है। फॉरेन कार्टल्स आर नाउ ऑल्सो गेटिंग इन्वॉल्व इन ड्रग प्रोसेसिंग इन दिल्ली, दैट हैज लेड टू मोर सीजर्स एंड रेड्स थ्रू आउट द ईयर। अब ये कहाँ से आ रहा है मैं बताता हूँ। ये फॉरेन कार्टल कौन है? पाकिस्तानी होगा? नहीं, नॉट जस्ट पाकिस्तान। नहीं, तुम कभी जाओ ग्रेटर नोएडा की साइड, ठीक है, वहाँ के कॉलेजेस में जाओ, वहाँ पे तुम्हें पता सबसे ज़्यादा ड्रग सप्लाई करने वाले कौन है? स्टूडेंट्स, नाइजीरियंस। ठीक है, अभी बीच में 4-5 साल पहले मुझे याद है एक लड़ाई हुई थी हमारे यहाँ के लोकल स्टूडेंट्स की और अफगानी ग्रुप की। बहुत तगड़ी मारपीट हुई थी एक मॉल के अंदर, बहुत वीडियोस वायरल हुई थी उस चीज़ की। अफगानी थे वो। उसी इंसिडेंट के बाद जो है सबसे बड़ा जो सेकंड अटैक हुआ था, जो किया गया था जिस तरीके से वो अफगानियों को जब मारा था, उसके बाद वैसा अटैक विद इन 1 वीक हुआ था। वो हुआ था नाइजीरियंस पे। क्यों हुआ था? सिर्फ एक रीजन से कि नाइजीरियन आके कॉलेजेस में ड्रग्स बेच रहे हैं। अब ये चीज यहां पर जब ये आर्टिकल ये बोलता है कि भैया फॉरेन कार्टल्स इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो इंडिया के सबसे क्लोजेस्ट फॉरेन कार्टल कहाँ होंगे? नाइजीरिया में क्या है? बोको हराम, जो कि आईएसएस का दूसरा पार्ट है। जब आईएसएस के मेंबर वहां से निकले तो जाके बोको हराम उन्होंने ज्वाइन किया। वो वहां से क्या, उनका जो पूरा का पूरा ऑपरेशन है, गन्स जो उनकी फंड होती हैं, बम्स जो फंड होते हैं, कहाँ से फंड हो रहे हैं? वो ये ड्रग्स के बिजनेस से फंड हो रहे हैं। जब सीरियन डिक्टेटर भी पकड़ा गया, जब वो भागा रशिया, सीरिया के अंदर जब वहाँ पे फोर्सेज आई तो उन्होंने क्या देखा? वो भाई साहब वहाँ पे एमडीएमए का जो बिजनेस चला रहे थे, भाई सरकारी बिजनेस था वो एमडीएमए का। कोलंबिया वाला हिसाब बना दिया कि सरकार कमा रही है, सरकार प्रेसिडेंट कर रहा है भाई। वहाँ तो ये था कि सरकार इन्वॉल्व नहीं है सीधा हाथ से, यहाँ पर तो प्रॉपर प्रेसिडेंट इन्वॉल्व है कि भाई उसी के महल के नीचे पूरी की पूरी फैक्ट्री बनी हुई है, वहीं से सारा का सारा माल बन रहा है और वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है बाकी देशों के अंदर। तो गिफ्ट अब इंडिया के अंदर क्या है? इंडिया के अंदर सबसे ईजी एंट्री किनकी अलाउड है? अफगानियों की, जो मुझे लगता नहीं उतना इन्वॉल्व है उस चीज़ के अंदर, क्योंकि है अफगानी बहुत बड़ा ड्रग ट्रेड ओपीएम का। लेकिन वो ज़्यादा मेरे को लगता नहीं इन्वॉल्व होंगे। अफगानी यहाँ पर जो आते हैं वो फ्रीडम के लिए आते हैं, जहाँ तक मैंने देखा है। एक हमारे बहुत अच्छे क्रिकेटर भी हैं जो इंडिया की वजह, अगर इंडिया नहीं होता तो शायद बनते भी नहीं वो क्रिकेटर। राशिद खान की बात कर रहा हूँ मैं। तो अफगानी मुझे नहीं लगता, लेकिन जो दूसरा गुट मेरे को दिखता है वो नाइजीरियंस का दिखता है। अब मैं इससे पूछना चाहूँगा, हमारे इस लॉ में ऐसा क्या है जो इनको पहले प्रिवेंट कर सकता है यहाँ पर आने से? और अगर आने से प्रिवेंट नहीं कर सकता, हम कहते हैं कि हम ओपन सोसाइटी हैं, आओ पढ़ो, यहाँ खर्चा करो, यहीं बड़े हो, तो फिर इनको रोका कैसे जा सकता है? क्योंकि ये तो स्मगल करके ला रहे हैं बाहर से।
देखो, the laws relating to this NDPS are very rigid, अच्छा. and there are very specific cases on specific substances. जैसे कि अगर किसी सब्सटेंस की बात करते हैं, ओपियम, हेरोइन या किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ को हम लेते हैं, तो उसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, कितनी नहीं होनी चाहिए, दैट हैज़ बीन पर्टिकुलरली प्रेस्क्राइब्ड. अच्छा. अब उससे ज़्यादा रखना, उससे कम रखना, उसके ऊपर हमारे ऊपर पीनलाइजेशन है. तो मतलब अगर कोई 10 ग्राम कोकेन लेकर आ रहा है और वो 10 ग्राम कोकेन जो है, हमारा लॉ कहता है कि नहीं 20 ग्राम से ऊपर होनी चाहिए, तभी वो काउंट होगा, वरना 10 ग्राम पे नहीं पकड़ सकते उसको आप. काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी है जो मेडिसिनल यूज़ के लिए यूज़ की जाती हैं. कुछ अच्छा. हेम्प का ही एक एग्जांपल ले लेते हैं, बहुत यूज होता है. काफ़ी सारे सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो यूज़ करे जाते हैं, जिनका यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट होना बहुत ज़्यादा नेसेसरी है. कुछ पेशेंट्स के लिए उनको किस तरीके से यहाँ मिसयूज़ किया जा रहा है. कोई है उनमें से एक ड्रग जो लगता हो कि इसका सबसे ज़्यादा मिसयूज़ हो रहा है इस समय जो? नॉट वेरी, मेरे को इसके बारे में एक्चुअली पता नहीं है कि कौन सा एक पर्टिकुलर ऐसा ड्रग है, पर यूज़ होते हैं काफ़ी सारे ड्रग्स, और उन्हीं का एक ये मीडियम है, और ये मीडियम ऑफ सोर्स है जिसकी वजह से ये अंदर एंटर कर रहे हैं. और कोई वे नहीं है जिससे इंडिया इनको अंदर आने से रोक सके. तो फिर तो ऐसा मुद्दा, ऐसी प्रॉब्लम हो जाएगी ना कि जिसको कि मतलब हम रोक ही नहीं सकते एक तरीके से. ये अगर ये सिर्फ उस तरीके से लॉ को देखें हम लोग कि भाई यार ऐसे तो स्मगल तो पहले भी ऐसे कोई बंदा लेके थोड़ी आता था, वो सीधा बॉर्डर के उधर फेंक देते थे और बंदे कलेक्ट कर लेते नहीं, थे. तो नाइजीरियन कैसे बॉर्डर के उधर फेंक बॉर्डर देते? क्रॉसिंग अभी थोड़े नाइजीरियन को अब नाइजीरिया से ही फेंकना है, सीधा पाकिस्तान किसी बांग्लादेश वगैरह किसी बॉर्डर पे आके तो फेंक दे. मैं एज अ नाइजीरियन जो है पहले यहाँ से पाकिस्तान क्यों जाऊँ और पाकिस्तान से मैं ड्रग वहाँ पे ऐसे ऊपर से फेंकूँ और सोचूं कि वहाँ से कोई उठा लेगा? इतना रिस्क लेना क्यों? अगर मैं नाइजीरियन हूँ और मेरी इंडिया में एंट्री आसान है तो पहली बार नाइजीरियन अगर आता वो बाय शिप ही प्रेफर करेगा आना, ऐसे तो लैंड नहीं आएगा नहीं. क्या जरूरी नहीं है. कितने स्टूडेंट्स आते हैं फ्लाइट से आते हैं, तो स्टूडेंट फ्लाइट में थोड़ी लेके आ सकता है, स्मगल थोड़ी कर सकता आते है. हैं, क्यों लाते भाई? That is अच्छा, what smuggling is. I'll bring a new interesting information in this. Recently अगर आप देखोगे न्यूज़ में ही आया है कि इंडिया में ही इट्स नॉट अबाउट जस्ट ड्रग गेटिंग इलीगली एंटर कर रहे हैं इंडिया में. आजकल न्यू ट्रेंड जो देखा जा रहा है इन कार्टल्स के थ्रू, इवन न्यूज़ में भी हमने देखा है कि दे आर ब्रिंगिंग इन द रॉ मटेरियल्स एंड सेटिंग अप ड्रग मेकिंग लैब्स अक्रॉस इंडिया. ये हो रहा है, ये हो रहा है. गुजरात एंड मैंने इस राजस्थान company का सुना था. वहाँ पे काफी ज्यादा न्यूज में आया है एंड दे हैव कॉट दोस ऑपरेशंस वेयर दे आर क्रिएटिंग एमडीएमए, रॉ मटेरियल्स कैच हो रहे हैं. मैंने कार A1 मैन्युफैक्चरिंग quality raw कंपनी के बारे में सुना था कि इंडिया की कोई कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, वो बाहर से इंपोर्ट कर रही थी अपने पार्ट्स, गाड़ी के पार्ट्स, और यहाँ इंडिया में असेंबल कर रही थी जस्ट बिकॉज उनको अपने गाड़ी के प्रॉपर पूरी मेडअप गाड़ी के इंपोर्ट टैक्सेस से रिलीफ चाहिए था. CBD and CKD route, right? So they are bringing in the components, making the final product here और यहीं पे सेल कर रहे हैं. अब इसी में साला एमडीएमए का धंधा भी खोल दिया यार. एमडीएम में नहीं, मेरे को याद है ग्रेटर नोएडा के अंदर ये न्यूज़ भी आई थी, जो न्यूज़ बताई है कि वहाँ पर कोई बंद वो था, पूरा का पूरा फैक्ट्री थी, क्लोज शट डाउन, और उसके अंदर जो है प्रॉपर एक पूरी की पूरी मेथ लैब पकड़ी गई थी, और वही था, कुछ प्रोफेसर वगैरह ही थे. पूरा का पूरा वो सीन था जो ब्रेकिंग बैड वाली के अंदर है. अब वो मेरे को बस इतना याद नहीं कि मुझे बस इतना याद नहीं कि ग्रेटर नोएडा में हुआ था या बैंगलोर में हुआ था, कहीं ना कहीं दोनों, मेरे को इतना याद है कि दोनों में से कोई जगह थी. तो हाँ, ये भी हो सकता है कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल अंदर ला रहे हो. तो मैं कोकेन बनाने के लिए क्या चाहिए इंडिया में? पेस्ट किससे आएगा? पौधा, तुम पौधा उठा के ले आओ, यहाँ पेस्ट बना लो. कौन रोक रहा तुम्हें? एमडीएम के लिए क्या चाहिए? जो भी तुम्हें एमडीएम बोल रहा हूँ, वो मैथ बनाने के लिए तुम्हें क्या चाहिए? सारा का सारा सामान तुम्हें जो है जनरल स्टोर में मिल जाएगा, या चाइना से. इट्स ऑल फ्रॉम चाइना एंड जर्मन कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज, जो आपको प्रोडक्ट्स मतलब केमिकल जो होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं आपके दवाइयों के बनाने के. बिकॉज ये एमडीएमए, एलएसडी, मेथेम्फेटामीन्स, ये हम देखे जाए तो ये आर्टिफिशियल ओपियोइड्स ही हैं. ओपियम का ही एक मैनमेड केमिकल है, ठीक है. तो इनको ऑब्जेक्टिव और गोल तो इनका बनाने का था कि ये एज अ मेडिसिन यूज हुई. ओपियम एज अ पेन किलर, राइट? That is what I am saying. तो अब इसको रॉ मटेरियल्स पेन किलर्स के लिए मंगाते हैं, बट दोज आर आल्सो बीइंग यूज्ड फॉर ड्रग मेकिंग. ऐसे कफ सिरप भी तो आई थी, लोग पीते थे Right. पूरे Benadryl has been under a lot of scrutiny in international markets. I won't like to say the name, but apart from that, भाई साहब, एक तो बहुत बच्चे सारे मैंने भी देखे उस टाइम पे कि क्या कहते थे वो, व्हाइटनर आता था, whitener, thinner, पूरा थिनर, yeah, fluid पूरा भाई साहब, thinners. पता नहीं क्या थैली में भर के सारा निकाल के सांसें ले रहे आ रहा है भाई साहब.
और ये उस टाइम की इट्स बात है। नॉट जस्ट अबाउट द ड्रग्स बीइंग अवेलेबल, हमारे कंट्री के पॉपुलेशन की मेंटल हेल्थ को भी बहुत ज्यादा ये दिखाता है, दर्शाता है। देखो मेरे को ऐसा लगता है कुछ ड्रग्स ऐसे थे जो कि इंडिया में हमेशा से अवेलेबल थे, आज के नहीं, हजारों सालों से अवेलेबल थे। भांग की ही बात कर भांग की लेते हैं, बात कर लेते हैं, गांजे की बात कर लेते हैं, चरस की बात कर लेते हैं, दुनिया से जैसे कर लो, इंडिया में ही बनती है और कहाँ है? इंडिया हाँ, और कहाँ ऑल है? अक्रॉस इंडिया आपको मिलेंगे नेचुरल स्पॉट्स हैं जहाँ पे आज भी कल्टीवेशन हो रही है और पहले से हुई जा रही है। अब तुम ये समझो ये सब बैन कब हुआ इंडिया में? इंडिया में This was by 83 when US brought in that act ना कि ये let's synthetic put drug है, इसको बैन कर देना no चाहिए। they Synthetic brought drug in की for category में marijuana no US's major concern was marijuana all other drugs were कि उनको तो कैटेगराइज कर रखा था कि ये तो ड्रग्स हैं, इलीगल ड्रग्स हैं। हिप्पी कल्चर शुरू हो गया था ना 1960s में, उसको दे हैड बैन करना था। क्या कहते हैं हम उसको वहाँ पे हिप्पी कल्चर, राइट, सेम हिप्पी कल्चर, फ्रीडम मूवमेंट। सो उसको सबसाइड करने के लिए दे स्टार्टेड क्रिमिनलाइजिंग मैरिजुआना। अब वो अपनी कंट्री में नहीं कर सकते थे क्योंकि बाहर से भी आता था, वो पूरे वर्ल्ड को उन्होंने परस्यू करा एट दैट टाइम। आई गेस उस टाइम पे राजीव गांधी ने उन्होंने एग्री करा एंड वीड मैरिजुआना के सारे जितने भी आप फ्लोरल प्रोडक्ट्स देखोगे THC कंटेन जो करते हैं उनको सबको इलीगल कर रखा है। बट स्टिल हमारे यहाँ ग्रो होता है मेडिकल यूज के लिए, CBD जो एक कंपोनेंट होता है उसके लिए यूज होता है, हेम्प सीड्स के लिए यूज होता है। आप जाओगे तो भांग के बीज की चटनी बनती है पहाड़ों पे काफी जगह। हेम्प का फाइबर इतना अच्छा होता है, हम यूज कर सकते हैं उसको अपार्ट फ्रॉम नॉट जस्ट रोप्स एंड ऑल, पेपर वगैरह के लिए भी। एंड हेम्प बहुत जल्दी ग्रो करता है। आप कितने ट्रीज डिफॉरेस्ट करोगे? हेम्प को तो आप बहुत जल्दी 3 महीने में उगा के काट के दोबारा उगा सकते हैं। बहुत कुछ पता है बेनिफिट्स है, बट वी हैव क्रिमिनलाइज्ड इट। बट क्रिमिनलाइज क्यों किया? वो राजीव गांधी जी ने करवाया था क्योंकि उन पर प्रेशर था इंटरनेशनल। अगर वो प्रेशर कभी नहीं होता शायद मुझे नहीं लगता कभी कुछ क्रिमिनलाइज होता पहली चीज तो। अब अगर ये हो गया है तब भी इसको पकड़ा नहीं जा रहा है ठीक से। देखो मुझे ऐसा लगता है अगर 35% राइज है इसके अंदर तो उसका सबसे पहला रीजन है कि ये लोग पकड़ नहीं रहे हैं, पैसा लेके पकड़ना चाहते नहीं है, पकड़ना चाहते नहीं है, पैसा लेके छोड़ रहे हैं। अगर बट मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं अगर ये फॉरेन कार्टल्स हैं तो फिर इन्हें कैसे रोक लोगे आप? क्योंकि इंडिया में तो करप्शन ही उस लेवल पे है। अरे इन फॉरेन कार्टल्स का एक ग्रुप एक जगह पे थोड़ी है। तो जैसे तुमने अभी नोएडा का बताया कि नोएडा या ग्रेटर नोएडा में कहीं पे होगा, हमारे घर के उधर वहाँ द्वारका उत्तम नगर में देख लो, भरे पड़े हैं यार। वहाँ पे किसका क्या भरोसा? इट्स एन ओपन मार्केट, सबको मालूम है। सब तो यही कह के Ground reality हम पे। स्टूडेंट हैं, यहाँ पे हम पढ़ने आए हैं। अब कहाँ पे कर क्या रहे हैं क्या पता। इतने बड़े बड़े लंबे लंबे चौड़े बंदे भाई तो कह रहे हैं हम स्टूडेंट बैठे हैं, अरे लगता ही नहीं है। उत्तम नगर में है। आई वॉज जस्ट स्टैंडिंग मेट्रो के नीचे ही उत्तम नगर के, तो मैंने बस ऐसे ही किसी का वेट कर रहा था। गाड़ी लगाई रात की कोई 10 के करीब का टाइम होगा, तो आउट ऑफ नोवेयर एक स्कूटी पे एक आदमी आता है। आई बिलीव ही वाज अ दैट्स द नाइजीरियन। पैटर्न आई बिलीव ही वाज अ नाइजीरियन एंड अच्छा नाइजीरियन था, या ठीक है। ये तो श्योर है कि वो नाइजीरियन ही था। ओके। तो वो खड़ा रहा जब तक मैंने अपनी विंडो डाउन नहीं की। मतलब वो काफ़ी मेरे विंडो के ही क्लोज आके खड़ा हो गया कि मेरे को उससे कुछ बात करनी चाहिए। मतलब ऐसा भी नहीं है कि ही नॉक्ड अच्छा, या कोई ऐसी बात करे। he was just standing was just still there. beside the window. तेरे सामने आके खड़ा हो यार, तू बात कर। हाँ, reach out से मांग। He was like, तू मुझसे मांग। तो मेरा ऐसा कुछ था नहीं, तो ज़्यादा से ज़्यादा उसने 5 मिनट का वेट किया और वो निकल गया। तो फिर मुझे किसी से पता लगा कि यहाँ पे चल ही रहा है। तो आप अभी भी जाके खड़े होंगे, वही होगा वो। कोई ना कोई तो अरे ये शॉल के अंदर स्कूटी के ऊपर उत्तम नगर Wrap up करके अपने छतरपुर वाली साइड में भी ये सब होता है। वहाँ भी मैंने देखे हैं लोग खड़े होते हैं भाई साहब, कोई भरोसा नहीं कहाँ पे आ रहे क्या नहीं कर रहे। सिर्फ ये पकड़े जाते हैं, उन पे कार्रवाई क्या है? उन पे कार्रवाई होती भी है कि नहीं होती है? जैसे हमने बहुत सिंपल सा बताऊंगा मैं, शाहरुख खान का हमने केस देखा, बहुत कुछ वहाँ पर हुआ। जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर था उसके खिलाफ चीज़ें निकाल ली गई, फिर 1 महीने के बाद वो मैटर ख़त्म ही हो गया, बेल मिल गया, जो पता भी नहीं हो मैटर कुछ था भी कि वहाँ कुछ पोजीशन ही नहीं मिली। तो अरेस्ट, पहले तो अरेस्ट किस बेसिस पे किया अगर पोजीशन ही नहीं था तो? और जब अगर अरेस्ट कर ही लिया है तो फिर आपने उसको छोड़ कैसे दे के भाई हमारे पास सबूत ही नहीं थे? ये क्या सिस्टम था? देखिए होता क्या है इन केसेस में, सबसे पहले कि अगर आप एक बस वो क्या कहते हैं उसको हमारी लैंग्वेज में
कि आप पे शक है हमें, हम्म आपको सिर्फ एक शक की निगाह से देखा जाता है, जस्ट बिकॉज कि जिस बंदे को आपने बिठाया है अपने साथ या जिस बंदे को आपने पकड़ा है, हु वॉज द मोड, या कोई भी एक स्पेसिफिक पर्सन जो पुलिस के हाथ में आ जाता है इस केस से रिलेटेड, उसको बिठाया और उसने आपका नाम ले दिया, तो यू आर जस्ट अ सस्पिशन। अच्छा, और सस्पेक्ट कैच करने के लिए उस सस्पिशन के बेसिस पे पुलिस कैन नोटिस यू, हम पुलिस लग कैन जाते कॉल हैं, यू, रखने लग जाते हैं। आप पे नजर रखने लग जाते हैं। they might harass you as well, यस श्योर। and if they are harassing you they can extort it from you as well. Is that a common practice? आई मस्ट नॉट से दैट। तो ठीक है, मैं समझ रहा हूँ। देखो समझदार को यह समझदार को। काफी होता है। नहीं तो मतलब अगर पुलिस को लगा कि भाई ये इंसान शायद क्राइम कर सकता है, तो सिर्फ कर सकता है के बेसिस पे उठा सकती है, बिल्कुल। और इसके लिए उसको नोटिस सर्व करने की जरूरत नहीं है। देखिए होता क्या है कि आप हैं एंड यू आर इन सम सॉर्ट ऑफ बिजनेस और क्रिमिनल एक्टिविटी, अच्छा, एंड पुलिस नोज वेयर अबाउट्स ऑफ यू, एंड उन्हें पता है कि यू हैव, हमारी लैंग्वेज में इसको बीसी कहते हैं, बीसी मतलब बैड करेक्टर, Okay. एंड उसको उठाते हैं। कुछ मुखबिर होते हैं जिन्हें हम कहते हैं कि जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन घुमाते हैं। देते हैं, उनके थ्रू पुलिस हेल्प लेती है, एंड उनसे, या आप ये कह लो कि फेक स्टेटमेंट्स लेते हैं, या आप ये कह लो कि उनको प्रेशराइज करा जाता है स्टेटमेंट देने के लिए। नहीं एग्जैक्टली ये मतलब उनके बारे में पुलिस को काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी नॉलेज होती है। उनको पकड़ के बिठा के उनसे पूछते हैं कि भाई किसने लिया था, कब लिया था, कितना लिया था, क्या लिया था। अगर आपकी क्वांटिटी बढ़ गई, जब आपने पूछा कि कैसे, क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अब मेरा एक केस था, उसमें 8 किलो की क्वांटिटी थी। किस चीज की? मैं कैसे अच्छा ठीक है, हाँ। But it was a drug. Confidential. Narcotics. It was a 8 kgs of drug. 8 किलो की क्वांटिटी थी, एंड इट कॉस्टेड अराउंड समथिंग 3 or 4 CR। ये कोका ही है भाई। हाँ, whatever it was। तो था उसके, तो जो मेरा क्लाइंट था उससे पहले किसी और को उन्होंने पकड़ा हुआ था और उनको बिठा के उससे सवाल जवाब कर रहे थे। तो उसका जब फ़ोन वोन लिया, देखो प्राइम एविडेंस किसी भी इंसान का होगा तो उसका फ़ोन होगा। आप अपने फ़ोन से ही ट्रैप करे जाएंगे कि आपकी एक्टिविटीज़ क्या चल रही है, एंड टेक्नोलॉजीज अब इतनी एडवांस्ड है कि Everything अब can be सब tracked. कुछ आपका, उन्होंने एक फ़ोन में आपका एक USB पोर्ट लगाना है, एंड आपके प्रीवियस जो आपने डिलीट भी किए हुए हैं ना, वो चैट्स, वो रिकॉर्डिंग्स डेटा तक मिल खुल जाता जाएंगी। है। ये कौन सॉफ्टवेयर है ये करता है? ये वायर आती है एक यार, बिल्कुल तुम्हारे चार्जिंग सी टाइप वायर की तरह लगती है, प्रॉपर वायर होती है एक वाइट कलर की। It's proper पुलिस हैज equipment दिस recovering के लिए, data पुलिस के पास ये recovery के लिए। सॉफ्टवेयर है, एंड आई बिलीव ये अच्छा भी है किसी के बारे में पता लगाने सॉफ्टवेयर नहीं है यार, वो एक वायर है। नहीं, सॉफ्टवेयर है। It's a इट इज अ सॉफ्टवेयर। तुम वायर कैसे लगा दोगे? मैं अपने घर में बैठा हूँ, वहाँ दिल्ली पुलिस जो है मेरे घर में कैसे आके लगा देगी वायर? कनेक्ट करना होता है ना वायर, उस वायर से अगर अपने तुम फोन को या अपने पीसी को कनेक्ट करोगे और किसी और डिवाइस के साथ, See. जिसपे तुम अपना उसमें लगा रखा होगा। इट्स अ सॉफ्टवेयर लाइक, इसका सबसे ज्यादा मेन स्ट्रीम यूज जो होता है, आपके हार्ड डिस्क अगर कोई है कंप्यूटर की या डिवाइस की, वो करप्ट हो गई तो आपको डेटा रिकवरी करवानी है अपनी, तो उसके लिए मेन स्ट्रीम आम लोगों के लिए यूज होता है। बट यहाँ पे दूसरा इस्तेमाल होया जा रहा है कि सारा इन्फॉर्मेशन आपके फोन में, डेटा जो भी आपने रिकॉर्ड्स डिलीट भी करे, पुलिस हैव ऑल द डाटाबेसेस, उनके पास प्रॉपर सारे पैतरे हैं, जिससे वो So we लिटरली are एक इतने टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हैं कि हम थोड़ा सा भी डिवाइसेस से आपके डेटा की रिकवरी कर सकते हैं, आपके पास रिकॉर्ड्स ले सकते हैं, इवन आपने फोटोज एंड वीडियोस भी जो डिलीट करी हैं वो भी रिकवर हो जाती हैं, राइट? आजकल तो हमें लगता है कि हम व्हाट्सएप पे वो व्यू वंस वाला भेज देते हैं, बट दैट इज आल्सो रिकॉर्डेड समवेयर, आई थिंक सो, कि वो कर सकते हैं एक्सट्रैक्ट। देखो, एक सॉफ्टवेयर है आजकल बहुत चल रहा है, उसका नाम है पेगासूस। ओह पेगासस। ठीक है, बहुत नाम है, इजरायली सॉफ्टवेयर है ये। बट इससे भी पहले अगर किसी ने एडवर्ड स्नोडन की कहानी पढ़ी है या सुनी है, उसकी एक मूवी भी है एडवर्ड स्नोडन के ऊपर, तो यूएस अथॉरिटीज़ के पास इस सिस्टम की, वो तुम्हारे किसी भी फ़ोन के अंदर, कंप्यूटर के अंदर कहीं भी किसी भी वक्त हैक कर सकते हैं, तुम्हारा वेब कैम वगैरह सब एक्सेस कर सकते हैं किसी भी वक्त वो चाहें तो। ये कैपेबिलिटी उन पर 2008-2009 से है ऑलमोस्ट, जब एडवर्ड स्नोडन ने बनाई थी, और बाद में उसको पता लगा कि जब उसने वो बनाई टेक्नोलॉजी और जाके दी यूएस सरकार को, तो यूएस सरकार ने कहा कि नहीं,
ये बहुत खतरनाक चीज़ है, यू आर फायर्ड। और उसकी वो डिवाइस जो थी, जो सॉफ्टवेयर कोड था, उन्होंने रख लिया अपने पास और उसको इस्तेमाल करने लगे, मिस यूज करने लगे एक तरीके से अपने बेनिफिट के लिए। अपने बने और उसके बाद एडवर्ड स्नोडन को बाद में पता लगा कि भैया ये तो मेरा ही सॉफ्टवेयर है, ये चला रहे हैं। तो उसने उस सॉफ्टवेयर का अंदर का सारा कोड ले जाके रशिया में बैठ गया और कह दिया कि भाई यूएस की गवर्नमेंट ही कर सकती है। विकीलीक्स विकीलीक्स बहुत डिफरेंट मैटर था। विकीलीक्स का तो बंदा, वो कोई टेक बंदा नहीं था, वो सिर्फ छिपा हुआ था ऐसी जगह पे जहाँ से तुम उसको एक्स्ट्राडाइट नहीं कर सकते। हाँ, अरे उसकी कहानी अलग है, लेकिन स्नोडन ने भी तो ये किया था, विकीलीक्स में सारे डॉक्यूमेंट्स उनके रिलीज कर दिए थे कि भाई ये सब कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट सारे रिलीज कर रहे थे जो। तो ये पूरा का पूरा मैटर था। और अब मुझे नहीं पता कि दिल्ली पुलिस पे कौन सा सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अगर पेगासूस इस्तेमाल कर रहे हो तो भाई लीगल है, गलती से भी खोल मत मिला मेरे लैपटॉप के अंदर। सॉफ्टवेयर का नाम तो खैर मुझे भी नहीं पता, बट यूज बट दे यूज इट। पर इतना श्योर है कि वो कोई अगर पकड़ में आए अच्छा बंदा जिसके पास एक मैटर ऑफ फैक्ट है हमारा, जो हमें एक अच्छा कंटेंट और एक अच्छा क्रिमिनल रिपोर्ट दे सकता है, तो नहीं छोड़ेंगे उसे। उसको नहीं छोड़ेंगे। एंड वो ही कड़ी बनेगा जो सबको पकड़वाएगा। बेसिकली वो चेन फॉर्मेट करेगा एक। समझ गया मैं। चेन फॉर्म करके एक के ऊपर एक। पर ये चीज़ दिल्ली भी नहीं, मैं कहूँ किसी भी स्टेट पुलिस के पास है, या फिर जो हमारी बड़ी एजेंसीज है सीबीआई वगैरह, उनके पास ज़्यादा अथॉरिटी है इस चीज़ की। या लॉ कहता है कि भाई, मैं समझना चाह रहा हूँ कि अगर मैं एक इंसान हूँ और कल को पुलिस वाले मेरे को विदाउट एनी रीज़न मेरे पे ट्रेस करने की कोशिश करें, मुझे ट्रेस करने की कोशिश करें, मेरी अंदर की इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करें, कल को मुझे ब्लैकमेल करने के लिए उल्टा, मान लो कोई पुलिस के अंदर रूग हो गया, कोई कह रहा कि नहीं भाई मेरा तो खुन्नस है मिश्रा जी से, उनकी ऐसी तैसी करनी है, निकालो इसका डेटा अंदर, तो निकाल सकता है या नहीं? नहीं। और मेरे पास ऐसे कौन से ऑप्शन है लॉ के हिसाब से कि मैं उसके खिलाफ कुछ उल्टा कर सकता हूँ कि भाई तूने हिम्मत भी कैसे करी? देखो, आईटी एक्ट के अंदर 2000 आईटी एक्ट के अंदर आपके पास बहुत सारे ऐसे लॉज और जो हैं जो आपकी प्राइवेसी को बचा प्रोटेक्ट कर करते हैं। तो पुलिस भी उसी आदमी का करेगी जिस आदमी पे उनको शक है, एंड दे नीड टू गेट अ परमिशन फॉर दैट फ्रॉम देयर सीनियर ऑफिशियल्स। वो कोर्ट वाला हिसाब नहीं है यहाँ पे कि मैं कोर्ट से परमिशन चाहिए यूएस की तरह। नो, उनको सीनियर ऑफिशियल्स की, ऐसे तो बहुत बड़ा। So it's just like me asking permission from my manager कि क्या मैं आगे जाके कर सकता हूँ? ये तो बहुत क्योंकि यूएस के अंदर तो मैंने ये देखा कि यूएस के अंदर शायद आपको जाके पहले जो जज की परमिशन लेनी पड़ती है या कुछ, तभी आप जो ट्रेस कर सकते हो किसी को। देखो, यू आर अ सस्पिशन फॉर देम। आपको पकड़ा, आपके पास से कुछ बरामद हुआ, आप मिले उनको, आपके पास से कुछ मिला, तो आप उनके लिए एक मैटर ऑफ फैक्ट हो गए। अच्छा, तब तो ठीक है। अब आपसे कड़ी जोड़ने की कोशिश करेंगे तो उनके पास अल्टीमेट सोर्स सिर्फ आपका फोन है। फोन के अलावा आपके पास कुछ नहीं मिलेगा, कहाँ से निकालेंगे आप? नहीं तो वो फ़ोन लगाएंगे आपका लैपटॉप में उनके, और सारे सॉफ्टवेयर अपने यूज़ करके वो आपकी 4-5 साल पुरानी रिकॉर्डिंग्स तक निकाल लेंगे, एंड उसमें देखेंगे कि आप किस चीज़ के लेकर हैबिचुअल है। तभी लोगों को एप्पल आईफोन चाहिए भाई, सिक्योरिटी। क्योंकि वही सिक्योरिटी होती है, वहां तो नहीं निकाल पाओगे, वहां तो कोई नहीं निकाल। जैसे अगर एप्पल की कंपनी से ही बातचीत हो जाए सीधी, नहीं करेगा एप्पल जाना ही इसलिए जाता है कि तुम होगे घर में, तुम कहाँ बनने भाई, तुम होगे तुम डोनाल्ड ट्रम्प ही क्यों ना हो भाई। लेकिन कुछ तो पेगासस फर्क की नहीं जब बात आती है तो उसमें तो आई डोंट थिंक कि ऐसे iOS या एंड्रॉइड अलग अलग हाँ, इसीलिए पेगासस को इलीगल रखा गया है ना, कि नहीं आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसका तो वो हर जगह इस्तेमाल हुआ illegal है, वो तो हमारे पास लीक्स आए हैं, रिपोर्ट्स हैं। वो इसीलिए हुआ ना क्योंकि किसी ने इलीगली इस्तेमाल किया। कोई आगे ये क्यों नहीं क्लेम कर रहा कि मैंने किया है, इसीलिए नहीं कर रहा क्योंकि जो भी करेगा उसका इंटरनेशनल वारंट निकल जाएगा उसके खिलाफ कि भाई। और उन्होंने एक ही जगह इस्तेमाल किया, इजराइल वालों ने पेगासस का, और उसके बाद जो है उसको उन्होंने खुद ऑफिशियली बोल दिया कि भाई हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। अनऑफिशियली तो कोई भी कर सकता है। और उन्होंने गाजा के खिलाफ किया था, पैलेस्टीनियन वो हमास के खिलाफ किया था। उसके बाद और तुम सोच सकते हो इजराइल ने क्या किया था, मैं तो देख के हैरान हो गया था उन्होंने सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कैसे किया। पहले पेगासस ने जाके जो है आइडेंटिफाई किया सबके अंदर घुस के कि कौन कौन इसमें से थ्रेट है। फिर उन्होंने उसके ऊपर एक AI लगाया जो कैलकुलेट करेगा कि इस इंसान को किस जगह पे किस तरीके से कैसे मारा जा सकता है। AI बता रहा था। पेगासस ने ये नहीं कहा। हाँ, तुम सोचो AI की कैपेबिलिटी। हाँ भाई, तुम जाके अगर गूगल पे सर्च करोगे तुम्हें वहाँ पे रिपोर्ट मिलेगी कि AI ने कम से कम नहीं तो 1000 हमास के आतंकवादी मारे हैं। AI ने, इजराइल ने नहीं, AI ने मारे, इजराइल के AI ने। उसने आइडेंटिफाई करा पहले ये ढूंढा कि कहाँ वो सारे बंदे छिपे हुए हैं, उनका फ़ोन के अंदर घुसा, उनका पूरा का पूरा रूटीन निकाला, शेड्यूल निकाला, उसके हिसाब से AI ने फॉर्म किया और प्रिडिक्ट किया कि बंदा कहाँ किस वक्त कैसे जाएगा।
सिर्फ उसकी चैट्स वैट सब पढ़ के, और उसके बाद डिसाइड किया कि ये बंदा यहाँ पर होगा, और जो ड्रोन्स, जो AI ड्रोन्स है, उनको ऑर्डर दिया कि जाके मार के आओ, और वो गए, उन्होंने मारे हैं। बताओ भाई, कामिकाज़े ड्रोन्स तो वॉरफेयर में बहुत ज़्यादा इसराइल के बाद आए हैं। बहुत डेंजरस हो सकता है एआई आने वाले टाइम में भी, वैसे भी बहुत डेंजरस हो सकता है एआई। तो लॉ में क्या लग रहा है, लॉ के अंदर डेंजरस कितना हो सकता है? लॉ के अंदर डेंजरस ऐसे हो सकता है कि मेरे हिसाब से किडनैपिंग के केसेस, एक्सटॉर्शन के केसेस, जैसे कि आपकी आवाज़, आपका फेस यूज करके किसी को वीडियो रिकॉर्ड करके इंडियन गवर्नमेंट ने तो मम्मी पापा को भेज दें डराने के लिए। तो जो अभी इंडियन गवर्नमेंट ने तो कैंपेन कर रखा है चालू कि वो आपकी कॉलर ट्यून में अभी तो वो add चल करके रहा है, बता रहे हैं आजकल। अब ये एक्चुअली हो रहा है। काफी आजकल न्यूज में आ रहा है। कॉल के स्कैम चल रहे हैं कि पुलिस वाला बन गया, आपको call करेगा कि आपके बेटे को हमने किडनैप वर्चुअल अरेस्ट आजकल देखे बट जाए। उसका AI से क्या लेना देना, वो AI थोड़ी कर रहा, तो इंसान कर रहा है। वैसे ही तरीके के बंदे भी कर सकते हैं ना, अगर इंसान कर रहा तो AI भी करने को क्या छोड़ देगा। हाँ, मतलब ये कह सकते हो, कॉल करते बोलता रहेगा। ये कह सकते हो, तुम्हें कल को अमिताभ बच्चन फोन करे, कह रहा हो कि हाँ बेटा तुम्हारा बेटा उठा लिया मैंने। बट ये बहुत ऑब्वियस हो जाएगा भाई कि ये फेक कॉल है, ये तो बहुत ऑब्वियस हो जाएगा। नहीं बट जो एक्सटेंट में ये बता रहे थे करण जी कि आपका बेटा है, आपका बेटा बाहर गया घर से, आपको कॉल आती है कि हाँ जी आपका बेटा यहाँ पे पकड़ा गया, और उसके आवाज आया हुआ था आपकी, उसके बेटे की आपकी आवाज सुना रहे हैं आपको कि पापा मेरे को बचा लीजिए, मैं यहाँ आया था, मेरे को पकड़ लिया। नॉर्मली किसी और बंदे की ऐसे एंड वो डिस्ट्रेस्ड भी है, सो एआई कैन मॉड्यूलेट योर वॉइस टोन ना, कि वो डिस्ट्रेस्ड है, एकदम डरा हुआ है। समझ रहा हूँ मैं। तो आप तो एज अ पेरेंट अपने बेटे के लिए सोचेंगे, एंड अगर वो बंदा आपको कहता है कि जी 20K भेज दीजिए इस अकाउंट में एंड हम आपके लड़के को छोड़ देंगे, आप तो भेज देंगे। नाउ दैट नंबर इज नॉट ट्रेसेबल, वो अकाउंट से तो पैसे चले गए, वो तो अकाउंट था नहीं, बिकॉज इट्स ऑल अ फ्रॉड एट द एंड ऑफ द डे। AI के लिए कौन सी बड़ी चीज है तो कोई इस आवाज केसेस, देना? ऐसे केसेस में हमारे देश की जनता को बचाने के लिए हमारे लॉज में क्या कुछ है प्रावधान इन चीजों का? एआई को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए तो अभी कोई पिनलाइजेशन हुई नहीं है। साइबर सिक्योरिटी को, लॉज को लेकर के देखो एआई अभी एक डिस्कशन का पार्ट है, अभी कोई गवर्नमेंट ने हमारी उसको लीगलाइज तो किया नहीं है प्रॉपरली कि सारी चीज़ों में ही इसका यूज़ रहे। तो अभी काफ़ी सारी चीज़ें उस पर चल रही हैं, लेट्स सी कि ये कहाँ जाता है। मुझे लगता है हम ना एक बहुत अनरेगुलेटेड दुनिया की तरफ जा रहे हैं इस समय, जहाँ पर कि सरकारों की जो पावर होगी ना वो बहुत बहुत लिमिटेड हो जाएगी। उनकी पावर सिर्फ रह जाएगी आपके सोशल कॉजेस के ऊपर, कि किसी का मर्डर हो गया, किसी का कुछ हो गया। जो टेक्नोलॉजिकल जो चेंजेस आ रहे हैं ना, इस पर तुम कंट्रोल नहीं कर सकते। तुम ही सोचो, भारत सरकार ने कितनी बार करने की कोशिश करी क्रिप्टो करेंसी बैन 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 बैन, इंडिया में अलाउड ही नहीं है बैन। तुम रोक सकते हो, रोक लो भाई। कैसे रोक लोगे तुम? मैं गया डार्क वेब पे एक्सेस कर लिया मैंने, लगाना पड़ा उसमें। they have that 30% tax, ठीक है। तो वही तो चीज़ है ना। अब तुम AI सोचो, AI ऐसी चीज़ है जो इंटरनेट पे अवेलेबल है, वो चढ़ चुका है इंटरनेट पे। उसके बाद वो बैठा है पूरी पूरी बिल्डिंग लेके, जिसके अंदर सिर्फ सर्वर है, उसका डेटा है। 4 बिल्डिंगें वहाँ रखी हुई, जिसमें ग्रोक का डेटा है, ट्विटर वाले AI का। चैट GPT का मैं कहीं पढ़ रहा था, पता नहीं कितना गैलन वाटर, कितने लाख किलो गैलन वाटर थे जो सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा था उसको ठंडा रखने के लिए, उसके सर्वर्स को कूल करने के लिए। वो तो बैठ चुका है। तुम इस पर लॉ के लगा ही क्या सकते हो भाई? क्या क्या बोलोगे तुम कि ठीक है मैक्स टू मैक्स क्या कर सकते हो भाई? ड्रग्स की तरह ही तुम क्रिमिनलाइज कर सकते हो उसे कि भाई तुमने ये किया तो हम ऐसा कर सकते हैं। बट जो करना है वो तो करेगा भाई। जो अगर तुमने ड्रग्स को इलीगल बना तो दिया, बट क्या इसका राइज रुक रहा है? यूएस के अंदर कितना कोशिश कर, वही था ना देश झंडा लेके कि हम इलीगल करेंगे, इलीगल। क्या हुआ बाद में जाके? CIA क्या कर रहा था कि हाँ भाई कोई दिक्कत नहीं, तुम 10 किलो ला रहे हो, 5 ले आओ, टेंशन मतलब 5 मत लाओ, मेरे को ऊपर बॉस को जवाब देना है। बट 5 फिर भी देश में घुस रहा है, फायदा क्या है भाई? फायदा क्या होगा? तो पॉलिटिशियंस को भी फायदा होता ना इन चीज़ों से। अगर वो उनकी निगरानी में अगर कोई चीज़ हो रही है, जैसे सेम पुलिस का होता है, अगर उनकी निगरानी में कोई चीज़ हो रही है, अगर वो उसको करने दे रहे हैं, लाइक अलाउ कर रहे हैं, तो उसको अलाउ करने के लिए भी कुछ तो रखते हैं ना। वो भी इग्नोर करने का पैसा ही ले लेते हैं। AI से क्या पैसा लोगे? AI तो कहेगा मैं तुझे खा जाऊंगा। तुम ही सोचो, ये सॉफ्टवेयर की बात हो रही थी, कल को दिल्ली पुलिस ने बनाया कि AI
वो AI कह रहा है अब वो दिल्ली आपकी पुलिस क्रिमिनल प्रोफाइल क्रिएट कर रहा है कि ये बंदा कितना प्रोबेबिलिटी है कि ये बंदा क्राइम कर सकता है। नहीं, तुम ये सोचो सेंटिएंट हो गया, ठीक है वो सेंटिएंट हो गया, वो चला गया कि भाई साइबर पंक। अब मैं हूँ पुलिस, अब तुम कौन, ठीक है। और वो घुस गया डेटाबेस के सर्वर के अंदर और उसने निकाल लिया वहां जाके केजरीवाल जी का सारा फोन का डेटा। उसके बाद फिर केजरीवाल को फोन लगाया उसने अपनी आवाज में या मोदी जी की आवाज में, मान लो। भाई कौन रोक लेगा इसे? तुम कौन सा लॉ लगा दो? लॉ तो पता नहीं चलेगा किसको क्या किया किसी ने। देखो, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो बताना। मुझे लगता है लॉ बहुत टेंजिबल चीज है। अनलेस एंड अनटिल वो चीज घट रही है धरती पे, तुम उसे रोक नहीं सकते। मेरे को तो ये लगता है कि लॉ से ज्यादा लॉ मेकर्स को इस चीज की अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर उनके पास एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी तो वो ऐसे लॉज बिल्ड कर पाएंगे विच विल बी बेनिफिशियल फॉर द बट कंट्री। वहां पे प्रॉब्लम ये आती है कि जनरेशन गैप इतना बड़ा आ जाता है ना कि वो, देखो कोई 60 साल 70 साल, अब चलो हर कोई मोदी जी नहीं होता, ठीक है, हर कोई मोदी जी नहीं होता, प्रणाम। हर कोई मोदी जी नहीं होता। हर कोई ऐसा नहीं है कि जाके 2014 के अंदर एनवीडिया के CEO को कह रहा है कि मेरी कैबिनेट को जो है ब्रीफ करो AI पे। ये उसके CEO ने खुदा के बात बोली है कि भाई जब कोई बात नहीं कर रहा था तब ये आदमी कह रहा था कि मेरी कैबिनेट को ब्रीफ करो AI के ऊपर। मान लो कोई और है वहां पे 60-70 साल का आदमी, और ये हर इंडस्ट्री के अंदर प्रॉब्लम हो, मुझे नहीं पता कितना लॉ में ये प्रॉब्लम है। जो ऊपर चढ़ के बैठे हुए हैं ना 20 साल से 25 साल से, उनको नहीं समझ में आ रहा कि आज की जनरेशन को कैसे देखना है या ये क्या चाहती है, ये क्या करने की कोशिश कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, चलो आप तो क्रिमिनल लॉयर हो, आज की डेट में कितने ऐसे केसेस होंगे जो कि कोई नहीं, बच्चे मार रहे हैं, जो ये इंस्टा पे इन्फ्लुएंसर बने घूम रहे हैं कि भाई उसने मेरे खिलाफ वीडियो बना दी, उसने मेरे खिलाफ वीडियो बना दी, उसने मेरे खिलाफ वीडियो बना दी। 20 साल पहले से कोई केस होगा ही नहीं भाई। लॉयर बैठ के सोचता होगा क्या है ये कौन सा तमाशा उठा के मेरे सामने ले, वो जुवेनाइल में चला जाता है। मान लो 18 साल 19 साल का ही है, 19 साल का भी कोई इन्फ्लुएंसर है, ठीक है, उसको मान लो उसे कोई वो पसंद नहीं आया कि भाई कोई एक ब्रांड है, उसने मुझे पैसा देने की बात करी और पैसा नहीं दे रहा है मुझे, ठीक है। ऐसी सिचुएशन में क्या करोगे? क्योंकि ब्रांड ने तो इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट लिखा है तुम्हें कि भाई मैं दे दूंगा और बाद में उसने दिया नहीं, कहाँ तक इसको लेके घूमोगे? कल को ब्रांड जो पेज बंद करके चला जाएगा, कहेगा भाई मेरा अकाउंट ही नहीं है फिर। अब लेकिन बात ये नहीं है कि वो पकड़ा जा सकता है कि नहीं पकड़ा जा सकता, बात ये है कि लॉयर के मजे हैं। लॉयर के तो मजे हैं, वो तो कह रहा भाई तुम इसको और खींचो 6 महीना और हमारा तो मस्त बन रहा है, ठीक है। लॉयर का भी तो काम ही है कि भाई जितना लंबा केस चल सके, कहीं ना कहीं वो एक मॉरलिटी है लॉयर की अपनी कि भाई नहीं, मैं तो जस्टिस के लिए हूँ, हम तो खत्म करेंगे इसे। बट हैं कहीं लॉयर्स ऐसे भी, और रहे भी हैं, बहुत सारे लॉयर ऐसे भी रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ सुलटाने का काम करते हैं, उनको कोर्ट तक लेके जाना नहीं होता, सेटलमेंट कर लेते हैं पूरी ये चीज़। वो अपने आप में एक बिजनेस है, अपने आप में वो अच्छा तरीका है। अचीवमेंट है वो तो उनके लॉयर्स। लेकिन जब AI की बात आ जाती है तो बात यही है कि भाई तुम कितने भी अच्छे लॉयर क्यों ना हो, जब वो चीज़ के ऊपर वर्ल्ड वाइड कोई कंट्रोल नहीं है तो तुम उसे कितना रोक लोगे? वैसे क्या लगता है AI ज़्यादा बेटर होगा इंसानों से लूप होल्स ढूंढने में और उनको फिल करने में बाद में? मैं इसी चीज़ पे आना चाह रहा था। अगर लॉ में मैं कहता हूं कि मैं AI का इस्तेमाल ला रहा हूं, कितने लॉयर्स की जॉब जाने वाली है? आई डोंट बिलीव कि लॉयर्स की कोई जॉब जाने वाली है, पर फर्क थोड़ा पड़ेगा। मैं कहता हूं, मान लो एक एसोसिएट है कोई, ठीक है, उसका कोई काम है, ड्राफ्टिंग का ही काम है, ड्राफ्टिंग का ही काम है, ठीक है। AI आएगा जो वो ड्राफ्ट करेगा, रात भर बैठ के AI कर देगा 5 मिनट में। तो एसोसिएट रखना चाहोगे कि AI? नहीं, बिल्कुल एसोसिएट रखना चाहेंगे। उसका रीज़न है कि जैसे हर एक केस का ना फैक्ट अलग होता है, मटेरियल फैक्ट अलग होता है, ठीक है। तो उसको क्लासिफाई करने के लिए AI मेरी वैसी हेल्प नहीं कर पाएगा जो मेरा एसोसिएट कर पाए। नहीं, आई वुड लाइक टू करेक्ट यू। AI कैटेगराइजेशन में बहुत स्ट्रांग है। आपके पास डेटा है, अगर आप अपने AI मॉडल को ट्रेन अच्छे से कर देते हो, आप डेटा उसको दे देते हो, तो कैटेगराइजेशन वो कर सकता है। मान लीजिए आपकी एक लॉ फर्म है, आपके पास 10 एसोसिएट्स थे, 10 एसोसिएट्स में आपने एक ड्राफ्टिंग करवानी है, एक एसोसिएट एक दिन में एक ड्राफ्ट कर पाता है। AI वहीं पे 10 मिनट में आपका वो ड्राफ्ट कर सकता है, और वो एसोसिएट, एक ही एसोसिएट जो एक दिन में अभी एक ड्राफ्ट कर पा रहा था, 15 मिनट में उसका एक ड्राफ्ट, 10 मिनट में ड्राफ्ट रेडी हो गया। 15 मिनट्स उसने उसको प्रूफ रीड करा, जो चेंजेस थे मारे, एंड 30 मिनट्स 1 आवर ले लेते हैं चलिए बफर के साथ, वो काम सेम एक दिन में जो कर पाता था पहले, आज AI की हेल्प से एक बंदा वो 1 घंटे में कर पाता है। तो आपकी 10 बंदों की टीम की जगह आप प्रेफर करोगे ना कि आप 5 लोगों को ही रखो? बीइंग इन अ लॉ फील्ड, मैं ये कहूँगा कि टीम वर्क बहुत मैटर करता है।
पहले तो, और टीम वर्क से बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग के टाइम पे वो ब्रेनस्टॉर्मिंग के टाइम पे तो आई थिंक एआई वुड बी हेल्पफुल। जब किसी केस के मटेरियल फैक्ट्स के अंदर हम जाते हैं तो एआई को तो पहले मुझे पूरा डाटा प्रोवाइड कराना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर केस के अंदर क्या है, क्या एफआईआर है, क्या एलिगेशंस हैं, क्या उसके अंदर कंटेंट है, कंप्लेनेंट कौन है, प्रॉपर एक उसको देना पड़ेगा। बट मेरा जो एसोसिएट होगा वो मेरे उस केस के ऊपर पूरा वर्क करेगा, सारी डिटेल्स लेके आएगा कि कहाँ से स्टार्ट हुआ, ग्राउंड लेवल वर्क बेसिकली। इवन आप जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि एआई वो लीगल टर्म्स, लीगल लैंग्वेजेस जो एक्चुअली कोर्ट्स में यूज होती हैं वो नहीं कर पाएगा। यार एआई पर्सनल कनेक्ट नहीं कर पाएगा ना क्लाइंट से जाके सीधा, जो बातचीत करने वाली बात होती है क्लाइंट के सामने जाके कि भाई उसको सहूलियत देना कि हाँ चल ठीक है तेरा नहीं हुआ अगली डेट में कुछ कर लेते हैं, एआई वो चीज़ नहीं कर पाएगा। एसोसिएट चलो है वो पीछे अपना डेटा प्रोवाइड करने के लिए है, तुम्हें रिसर्च करने के लिए है, लेकिन साथ ही साथ वो एक मॉडल सपोर्ट भी हेल्प कर देता है कि भाई अगर मेरे को किसी से बात करनी है जाके तुम्हारे पास भी होंगे ऐसे ही ह्यूमन रिलेशन की ह्यूमन रिलेशंस। वही तो। एआई वुड गिव मी अ गुड ब्रीफ, मैं ये कह रहा हूँ अभी भी वो मेरी काफ़ी हेल्प करेगा, बट करेक्शंस में हेल्प करेगा अच्छे से, करेक्शंस में हेल्प करेगा, बट वो वहीं तक ही ठीक है। राइट राइट राइट। क्योंकि कोर्ट में हमें खुद जाके केस को प्रेजेंट करना है और केस के बारे में हमें जज साहब को पूरा ब्रीफ करना है। जज साहब दिन के 50 केस देख रहे हैं, अब उस एक केस में हमें, अगर आप मान के चले मेरे अकॉर्डिंग, ज़्यादा से ज़्यादा एक लॉयर को एक केस में 10 मिनट मिलते हैं बोलने के लिए जज के सामने। बस। वाह 10 मिनट से ज़्यादा आप नहीं बोल सकते किसी भी जज। तो जो पिक्चर में जॉनी एलएलबी में दिखा रखा सब बकवास। ऐसा कुछ नहीं होता, आप एक बार डाटा चेक करिए, एक जज के ऊपर 1 लाख से भी ज़्यादा केसेस हैं। तो ये जज खत्म क्यों नहीं करना चाह रहे हैं? डिपेंड्स, क्योंकि एक केस के अंदर आप क्या चल रहा है, किस स्टेज पे आगे रुक जाता है। कई बार बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे रुक जाता है, जैसे कि फाइल्स पूरी नहीं है, एडवोकेट की फाइल पूरी नहीं है, जो एडवोकेट के पास है वो जज साहब के पास नहीं है, ओके समझ रहा हूँ। तो वो पूरी फाइल कराने में समय लग जाता है, इंस्पेक्शन भी होती हैं। उसके अलावा फिर कुछ क्लाइंट्स जिनको अगर बीच में चाहिए, अगर उनका नहीं आना हो पा रहा है तो उनके एग्जामिशंस मूव करनी है, तो एग्जामिशंस की वजह से भी फ़र्क पड़ता है। और बहुत सारी चीज़ें हैं, और आई बिलीव कि थोड़ा डिले होता है। इतना तो है यार कि लोग खुद भी डिले करवाते होंगे दूसरों के फंसाने के चक्कर में, कि अगर किसी का कोई उल्टा केस चल रहा है, उसको पता है कि अगर मैं इसको वेट आउट करवा देता हूँ और इसको परेशान करता हूँ ये अपने आप ही छोड़ देगा, उसमें बंदा खुद भी अपने आप इतना वो करने को रेडी हो जाता है। थोड़ा करते हैं लोग परेशान करने के लिए कि सामने इतना समय से केस चल रहा है तो शायद सामने वाले के ऊपर प्रेशर बनेगा, बट ऐसा होता नहीं है। और जज साहब तो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं पूरा टाइम। अगर आप ये मान के चलिए कि 10 बजे बैठते हैं एंड 1:30 बजे ब्रेक होता है, आधे घंटे का वो ब्रेक होता है, उसके बाद 2 बजे वापस दे हैव टू कम ऑन देयर सीट्स, एंड उसके बाद 5 बजे तक दे हैव टू सिट देयर। अगर आप हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो वहाँ पे तो कोर्ट्स 8-8, 9-9, 10-10 बजे तक काम कर रही है। 12 बजे चलते हैं बिल्कुल। तो पेंडेंसी कम करने की कोशिश पूरी कर रही है। जजमेंट्स भी आ गई है इवन कि 2012 या 14 के जो पहले के जो केसेस हैं उनको ख़त्म करना ही करना है। ओके ये बोल दिया है। बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल गाइडलाइंस आ गई हैं कि ये केसेस ख़त्म करने हैं किसी भी हालत में। मुझे लगता है सबसे पहले एआई जो जज की जॉब ही खाएगा। और उसको काम कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा मुझे लगता है जज यार, भारत में देश के जजों से अपील करना चाहता हूँ, प्लीज थोड़ा स्पीड अप, क्योंकि एआई आ रहा है थोड़ा सा। यार वो और गलत हो जाएगा, एआई इमोशन नहीं समझेगा ना फिर अगर जजमेंट देने से पहले। यही तो बात है, यही तो सारी बात है। तो जज में इमोशन होना ही नहीं चाहिए जजमेंट देने से Proof पहले। में अटकेगी ना चीजें यार। क्यों? प्रूफ ही रह जाएगा भाई मेरा। तो यही तो बात है, मैं आके अब किसी के सामने मर्डर करके कहूंगी मैम मैंने जो है मर्डर कर दिया क्योंकि मेरा उस समय रात में जो है मत्था खराब हो गया था, सॉरी। जज कह रही हाँ बेटा सॉरी, कोई दिक्कत नहीं, घर जा, मर गया सब है क्या तेरे को लेने देना, तू घर जा, सॉरी बोल दे। मेंटल असाइलम कभी भी इमोशनल टेंजेंट कभी भी इमोशनल टेंजेंट नहीं आना चाहिए जज के अंदर। अभी जज जब इमोशनल टेंजेंट आ जाता है ना जज के अंदर, पता क्या होता है? अतुल सुभाष, ठीक है, उधर इसलिए भी नहीं जाएंगे क्योंकि आजकल तुम साला ट्रेंडिंग नहीं करवा रहे हो। तो कोई नहीं, यही थी बात। और हाँ, दूसरी चीज जो मैं कहना चाह रहा था ये था, अगर हमारे यहाँ पे सब कुछ जज पे ही निर्भर है, और उसी से अगर हम कंपेयर करें यूएस का जो लॉ सिस्टम है जहाँ पर कि ज्यूरी सिस्टम चलता है, अगर हम ज्यूरी सिस्टम को इंडिया में लेकर आए तो आपको लगता है कहीं ना कहीं जो केसेस इतने लंबे खींच रहे हैं वो जल्दी खत्म होना शुरू हो जाएंगे? फ़र्क पड़ सकता है उनसे काफ़ी, बट इंडिया में भी काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हुई हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स लगाई हैं अब,
तो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं। अच्छा, फास्ट ट्रैक कोर्ट करता क्या है, क्योंकि बहुत लोग जानते नहीं है इसके बारे में। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स आर बेसिकली जैसे कि आपका कोई स्पेसिफिक मैटर है, क्रिमिनल मैटर या कोई सिविल मैटर, तो उसके अगर आप जैसे कोई कंप्लेंट फाइल कर रहे हैं, जज साहब के पास फटाफट जाएगी वो, फटाफट उसमें देखेंगे कि मटेरियल क्या है, 2 से 3 डेट में आपकी स्टेज, एविडेंस की स्टेज पे केस पहुंच जाएगा। और यूजुअली कितना टाइम लगता है पहुंचने में? यूजुअली आप मान के चलिए कि अगर हम एविडेंस तक जाते हैं क्रिमिनल केस में, तो चार्ज पर बहस होने में ही हमें कई बार 2 साल लग जाते हैं। और अगर मैं ये देखूं, अगर मुझे फास्ट, मान लो मेरे पे कोई केस हो गया और मुझे फास्ट ट्रैक करवाना, तो इस पे हाँ कौन करता है कि हाँ फास्ट ट्रैक केस है कि नहीं? नहीं, दैट डिपेंड्स अपॉन द केस कि वो फास्ट ट्रैक केस की कैटेगरी में जाएगा कि नहीं। क्या क्या कैटेगरी होती है इनकी? वो कैटेगरीज थोड़ा मेरे को ब्रीफ करनी पड़ेंगी। अच्छा, एक बार। और एक चीज़ और है, अगर मान लेते हैं कोई केस चला गया फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर, तो ये फास्ट ट्रैक कोर्ट डिस्ट्रिक्ट में बने हैं या फिर स्टेट लेवल पे बने हैं, हाई कोर्ट के लेवल पे बने हैं, एक ही बॉडी है दुनिया के अंदर, इंडिया के अंदर, जो फास्ट ट्रैक केसेस हैंडल करती है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं ये जी। और हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर एक फास्ट ट्रैक फास्ट कोर्ट। ट्रैक कोर्ट्स होती हैं। समझ गया मैं। तो बस यही मेन चीज़ यही थी कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में क्यों बात करनी थी। चलिए इसी से आते हैं अगले और आखिरी मुद्दे पे, जो कि है युजवेंद्र चहल और तानाश्री वर्मा का। अतुल सुभाष वाला तो बहुत कांड हुआ, बहुत हमने सुना वहाँ पर कि लॉ का बहुत भयंकर तरीके से मिसयूज़ किया जा रहा है इस समय। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा मिसयूज़ हो कहाँ पे रहा है? एक नाम, एक लॉ ऐसा है, एक सेगमेंट ऐसा जहाँ की बात सबसे ज़्यादा हो रही है, वो है डाउरी केसेस, डाउरी लॉज। डाउरी लॉज इस तरीके से बने गए हैं कि कोई भी उसका मिसयूज़ कर सकता है। पहले मैं उसकी इंटरप्रिटेशन जानना चाहूँगा, एज अ लॉयर क्या इंटरप्रिटेशन है उस लॉ की? देखिए, डाउरी केसेस में होता क्या है कि जो लड़की है उसके ऊपर दिखाया जाता है कि काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बनाया जा रहा है फैमिली की तरफ से, उसके पार्टनर की तरफ से और उसके रिलेटिव्स या फ्रेंड्स की तरफ से। एंड अगर मैं मैट्रिमोनियल केसेस की बात करूं, क्योंकि हम हमारी लैंग्वेज में इनको मैट्रिमोनियल केसेस कहते हैं। अच्छा। एंड दीज आर बाइफरकेटेड इन 3 एस्पेक्ट्स, 3 तरीके से चलते हैं केस। एक तो होता है म्यूचुअल डाइवोर्स, म्यूचुअल में जिसमें कि आप दोनों की रजामंदी है और आप इस केस को ख़त्म करना चाहते हैं, आप अपनी शादी को ख़त्म करना चाहते हैं। उसके बाद आ जाता है फिर क्रुएल्टी, एडल्ट्री, डोमेस्टिक वायलेंस, ये सब पार्ट है डाइवोर्स का। अब आपके साथ क्या हुआ है, कैसे हो रहा है, मोस्टली जो केसेस है वो डीवी के हैं, डीवी डोमेस्टिक वायलेंस। अच्छा। डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर फिर मेंटेनेंस चलता है, मेंटेनेंस से आगे बढ़ते हैं, फिर धीरे धीरे एलिमनी, फिर अगर बच्चा है तो उसकी गार्डियनशिप। ओके। तो डोमेस्टिक केसेस इसलिए ज़्यादा है क्योंकि आप प्रूव नहीं कर सकते हो, इसलिए सबसे ज़्यादा वही लगते हैं? नहीं, डोमेस्टिक केसेस में ऐसा नहीं है, हम प्रॉपरली एविडेंसेस लगाते हैं जिसमें कि जैसे लड़की को अगर ज़्यादा मारा पीटा है, कुछ ब्रूसेस उसको पड़े हैं, वुंड्स हैं, या कुछ ऐसा हमारे को हार्ड प्रूफ चाहिए जिसमें कि कुछ लड़की के साथ हुआ है। एंड मोर ओवर अगर आपको मैं बताऊं इस केसेस के अंदर क्या होता है कि अगर जैसे कि आपकी शादी को 7 साल हो गए, अच्छा, और 7 साल मिनिमम एक होना चाहिए पीरियड ऑफ टाइम कि 7 साल के अंदर अगर आपकी कोई भी डाइवोर्स से रिलेटेड कंप्लेंट है आपके इन लॉज के अगेंस्ट, और अगर आपकी विद इन दो 7 years डेथ हो जाती है, तो दैट वुड बी काउंटेड एज अ डाइवोर्स डेथ। जी क्या मजाक? सॉरी आई मस्ट से डाउरी डेथ। डाउरी डेथ। बट ये फिर भी ये क्या है भाई? बंदे जबरदस्ती मर जाए ऐसा? दिस इज लॉ। तो मतलब ना साल तुम जीने दोगे शांति से, ना मरने दोगे शांति से। तो टेक्निकली अगर अतुल सुभाष ने सुसाइड कर लिया है जी और डाउरी केस उन पे लगा हुआ है, जी, तो 7 साल तक उन्हें घर वालों को पैसा देना पड़ेगा निकिता सिंघानिया को बाय लॉ? नो, नॉट बाय लॉ, अच्छा, बट दिस इज जस्ट मेयर प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन्स मैन के लिए बट बाय लॉ? बाय लॉ। बाय लॉ। ये हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर हमारा प्रॉपर्ली कोडिफाइड है। ये सिर्फ हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर आता है? हमारे अगर आप मुस्लिम हो तो आप पे लागू नहीं होगा? मुस्लिम लॉ इजंट कोडिफाइड। तभी मोहम्मद शामी बच गए। तभी मैंने लास्ट शो में भी कहा था कि देखो अगर बाई चांस मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ तो हम
आप अगर हिंदू मैरिज एक्ट देखेंगे उठा के, उसमें प्रॉपरली आपको रिलेशन समझाए जाते हैं। 5 स्पिनर रिलेशनशिप्स बताते हैं कि आप किससे शादी कर सकते हैं, कहीं आपकी उनसे कोई कज़न या कोई ब्लड रिलेशन ना हो। बेसिकली ब्लड रिलेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है हिंदू मैरिज वो होता बहुत कम है आज की डेट में मेरे हिसाब से। तो हिंदू मैरिज एक्ट प्रॉपरली है हमारा, जिसमें सब कुछ कोडिफाइड है। एंड ऐसा नहीं है कि मेंस को प्रायोरिटी नहीं दी जाती, काफ़ी चीज़ों में दी जाती है, पर मेंस के लिए कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं है। जो मेंस के राइट्स को ये प्रोटेक्ट जो लॉज हैं वुमेन्स के लिए इसलिए बनाए गए क्योंकि देखा जा रहा है, अगर आप भी देखेंगे कुछ टाइम पहले आपने ऐड भी देखी होगी, एक ऐड आती थी, घर में कोई आदमी आता था, उसको मारता था लेडी को, कंप्लेंट करती थी और उसको नंबर प्रोवाइड करा जाता था। तो देखा गया कि बहुत ज़्यादा वुमेन के अगेंस्ट ये वायलेंस के केसेस बढ़े हैं, पर ये मेंस के साथ भी बहुत ज़्यादा है। अगर आप देखें डाटा तो 52% मेन फेस कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ें, फिजिकल मेंटल अब्यूज़। ये तो है, ये तो बहुत चीज़ें रिपोर्ट भी नहीं होती हैं, बहुत सारी अंडर रिपोर्टेड हैं ये तो। अच्छा हम लोग हमेशा बात करते हैं, उसमें आर्टिकल में यहाँ पढ़ रहा था एक जगह पे, ये कहता है यहाँ पर इसने कहा हीनियस क्राइम सच एज रेप एंड मर्डर हैव शोन अ स्लाइट ड्रॉप अकॉर्डिंग टू डेटा फ्रॉम द दिल्ली पुलिस इन 2024 देयर वाज अप्रॉक्सिमेटली अ 3% डिक्रीज इन रिपोर्टेड रेप केसेस कंपेयर्ड टू 2023, reversing a trend where cases had increased by 2.7% in 2023 compared to the previous year। मगर इसके अंदर कहीं पर भी ये आर्टिकल ये मेंशन नहीं करता है कि ये रेप केसेस अगेंस्ट वुमेन थे या मेन थे। मेरे हिसाब से मेन तो काउंट ही नहीं हो रहा है अभी इसके अंदर, बिल्कुल नहीं होता। मेरे ख्याल से तो वो रिपोर्ट भी नहीं हो रहा है। हाँ अगर मेन के रेप केसेस की बात करें तो अब तो कोई आया है तो ऐसा कोई केस जहाँ पे मेन का रेप हुआ हो? आई गेस एक केस है, बट मेरे को उसका एक्चुअली नाम पता नहीं है एक केस, बट वो ज़्यादा ओपन अप हो नहीं पाया। एंड अगर आप इसके सेक्शंस के अंदर जाएंगे, रेप के सेक्शंस के अंदर, अगर आपने पढ़ी हो आईपीसी, पहले आईपीसी थी अब बीएनएस हो गया, भारतीय न्याय संहिता, उसके अंदर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि पर्टिकुलरली आपके जो जेनिटल पार्ट्स हैं वो डिस्क्राइब किए गए हैं कि किधर हाथ लग रहा है, क्या हो रहा है, क्या चीज़ें कैसी हैं। तो दैट प्रॉपरली फोकसेस ऑन वुमेन साइड्स। और लड़कों पे हो रहा है तो if a woman touches or grasps my ass in a bus or a metro, I have no protection against that. Law is not protecting me against that. No, I'm feeling molested. हाँ so, कर सकते हैं। There are so many men who faces this, पर वो कभी सामने नहीं आते और ना कभी आएंगे। ये तो सैड रियलिटी ऑफ सोसाइटी। And again, उनका masculine, उनका ego ने रोक लेगा। I would like सबसे पहले चीज वहीं आ जाती है। You automatically considered that I am being molested by a girl. You see that? अलग होगी ना यार वो फिर। That also comes under molestation, right? If I'm not liking it, it's a molestation. तो लेकिन अब इतना अगर मिसयूज हम लोगों को दिख रहा है होते हुए, सबसे पहले तो देखो लॉयर से तो मैं बोल नहीं सकता कि इसे बदलें, ये तो काम सरकार का ही है, ये तो सिर्फ लड़ सकते हैं। मगर लॉयर्स के सर्कल में बात कितनी चलती है कि लड़कों की राइट्स को लेके क्या होना चाहिए या क्या नहीं होना चाहिए, उनका क्या व्यू है, एज अ कम्युनिटी क्या व्यू है, और यहाँ फिर उनके पास बचने के तरीके क्या हैं इन चीज़ों से। हाँ पहले ये चीज़ की क्या व्यू है कम्युनिटी का, उसके बाद कि उनसे बचा कैसे जा सकता है। पहले तो ये कि वी हार्डली हैव टाइम। जब हम कोर्ट में जाते हैं तो पर्टिकुलर टाइम होता है 10 से 1 कोर्ट में, उसके बाद थोड़ा बहुत अगर कुछ केसेस हैं 1 बजे के बाद वो केसेस पुटअप होते हैं जिनमें हमें आर्ग्यूमेंट्स करनी है, जिनमें हमें जज साहब को प्रॉपरली बताना है, हमारा क्रॉस एग्जामिनेशन होना है, चीफ एग्जामिनेशन होना है, वो लगते हैं। तो वहाँ पे ऐसा माहौल होता ही नहीं है, वहाँ पे इन सब चीज़ों के लिए बात करने के लिए कुछ होता ही नहीं है, सब अपने पर्टिकुलर केसेस से रिगार्डिंग ही। और जो यूनियन की मीटिंग्स होती हैं, वो यूनियन की जो पार्टीज होती हैं उनमें, लॉयर्स यूनियन की बात कर रहे हैं। लॉयर्स यूनियन में जो पॉइंट्स उठाए जाते हैं वो लॉयर्स वेलफेयर के लिए उठाए जाते हैं। वहाँ ऐसा कुछ नहीं चलता, एज सच कोई मेंस और वुमेन से रिलेटेड या क्लाइंट के रिलेटेड बातें नहीं होती, कोई बात नहीं करते, किसी भी क्लाइंट के बारे में पर्सनली कोई बात नहीं करता। वो हम ही हैं पत्रकार हमारा ही चलता है भाई, पेज 3 की पार्टी में पहुंच जाओ, देखो कैसे गॉसिप होती है रात को वहाँ पे। ठीक है, चलिए इसी से आते हैं पहले धनाश्री के पे ऊपर कि यहाँ चल क्या रहा है। रूमर्स हैं, अभी भी रूमर्स बरकरार हैं, बट ये रिपोर्ट कहती है टाइम्स ऑफ इंडिया का है। Dhanashri Verma, who has been in the news recently due to her divorce rumors with cricketer Yuzvendra Chahal, posted photos with her mother on social media. The pictures have raised questions among fans, speculating if she has moved back to her home amid the marital buzz.
तुम लोगों पर लिटरली कोई टाइम नहीं है, पूरा दिन काम धंधा, तुम साला फोटो पोस्ट होती है तुम उस पर बस बना देते हो। मैं टाइम्स ऑफ इंडिया को नहीं कह रहा भाई, तुम्हारा तो काम है छापना, मैं ये जनता की बात कर रहा हूँ जिस पर बस बना रही है। कहती है इन द फोटो धनाश्री इज सीन विद हर मदर बट हर एक्सप्रेशन सीम्स सबड्यूड, शी हैज हर आईज क्लोज एंड रेस्ट हर फेस ऑन मदर्स शोल्डर। क्या बात। The photos of Dhanashri with her mother have led fans to speculate about her relationship with Yuzvendra Chahal. While one user wrote, "अपने घर चली गई." Another added, "I don't know who is at fault, but also it's none of my business to come to a conclusion starting abusing someone in their comment section." A user also commented, "Just let them deal with their personal lives, guys. Just stop trolling." Dhanashri, a dentist turned dancer and choreographer. मुझे जरूरत है डेंटिस्ट की, एक रूट कैनाल करवाना, मैं गलत इंसान के खिलाफ खड़ा हुआ हूँ। गेन अटेंशन थ्रू हर पार्टिसिपेशन रियलिटी शो झलक दिखला जा, शी गॉट एंगेज्ड टू द क्रिकेटर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। पहले तो मैं जानना चाहता हूँ, अगर बाय चांस, अभी तो ये रूमर है, अगर ये हो जाता है कि भाई डाइवोर्स हो रहा है, यहाँ पर आपको क्या सिचुएशन दिख रही है? युजवेंद्र चहल जी कितने पानी में है, क्या क्या जाने वाला है बाय लॉ उनके हाथ से? जैसे हमने देखा अतुल सुभाष, अगर मैं इस पूरे के पूरे सिचुएशन को कंपेयर करना चाहूंगा अतुल सुभाष के केस से, एक इंसान, एक आम आदमी था, एक सेलिब्रिटी है यहाँ पे, उसका डाइवोर्स हुआ, उसे चूस लिया गया, इसका डाइवोर्स होगा तो यहाँ क्या होने वाला है? देखिए, अगर बात अतुल सुभाष की है तो उनके केस में तो उनके साथ जो हुआ पहले तो बहुत बहुत ही दर्दनाक है। वो प्रॉपरली एक वीडियो पे उन्होंने शूट किया है अपना सुसाइड, और जो सब हुआ वो तो बहुत अलग चीज़ है, पर हम इमोशनल ग्राउंड्स पे नहीं जाते। अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के लिए उसकी वाइफ को अब केस दिया गया है, एंड जो भी उसके साथ केसेस चल रहे थे, डाइवोर्स के, मेंटेनेंस के, जो भी लोग इन्वॉल्व थे उसके साथ जो भी चल रहा था, वो एक समअप हो गया। आदमी ख़त्म हो गया तो सब कुछ ख़त्म हो गया। अब केस में जितना भी उन्होंने पैसा लिया या ले रहे हैं, या जो भी उन्होंने एलिमनी मांगी, अब वो अभी मिला या नहीं मिला, दैट इज़ अ मैटर ऑफ कोर्ट टू डिस्क्लोज। लेकिन आपने एक बात कही कि इंसान खत्म तो मैटर खत्म जी। बट अभी फिर लॉ ये कहता है कि अगर इंसान खत्म और डाउरी केस लगा हुआ है तो फिर 7 साल तक देना पड़ेगा। नहीं, वो जो देखिए डाइवोर्स और डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस में होता क्या है, मेंटेनेंस के केसेस में, कि सबको पार्टी बनाया जाता है केस के अंदर। जो नीचे से केस जब स्टार्ट होता है तो पहले कंप्लेंट जाती है CAW सेल में। अच्छा। वुमेन्स के अगेंस्ट जो वीडियो जो भी होती है सारी उनके पास जाती है पहले, उसके बाद कंप्लेंट रजिस्टर होके आगे कोर्ट में आती है, और कोर्ट में आने के बाद उसके ऊपर सारी कार्यवाही स्टार्ट होती है। वहाँ से सारे केसेस स्टार्ट होते हैं, अच्छा। इंक्लूडिंग डाइवोर्स, डोमेस्टिक वायलेंस, मेंटेनेंस, गार्डियनशिप, सारी चीज़ें वहाँ से स्टार्ट होती हैं। तो स्टार्ट होने के बाद आगे चीज़ें चलती हैं, तब पता चलता है कि आगे जाके इनकी डिमांड क्या है, इन्होंने शादी में कितना पैसा लगाया, कितना पैसा ये विलिंग है। कोर्ट कोशिश करती है कि प्रिंसिपल फैमिली जज की कोर्ट बैठती है पहले, अच्छा। जिसमें कोर्ट कोशिश करती है कि दोनों के बीच में कुछ सेटलमेंट हो जाए मीडिएशन के अंडर, क्योंकि या तो 2 चीज़ों पे सेटलमेंट होती है, या तो जो भी अमाउंट मॉनेटरी टर्म्स, कि भाई मॉनेटरी टर्म्स पे आप दोनों सेटल कर लें, या फिर डाइवोर्स कर लें, और कोई तो रास्ता नहीं है। कोर्ट भी ज़्यादा से ज़्यादा क्या दे देगी आपको। मैं समझ रहा हूँ, मगर अब मैं इसी चीज़ को अगर युजवेंद्र चहल के केस में लाऊं, अगर मेंटेनेंस मुझे देनी है, मेंटेनेंस के भी ग्राउंड होते हैं कि बच्चा है तभी मेंटेनेंस देनी है, अगर बच्चा नहीं है तो अब मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं है, ऐसा भी कोई सीन होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप नहीं करते कोई काम, जैसे कि अगर आप हाउस वाइफ थे और आपको मेंटेनेंस की नीड है, आपके खर्चे हैं, तो कोर्ट आपको देती है खर्चा। तो अगर कोई इंस्टा पे नाचता है तो इसके लिए क्या कमेंट अगर किसी का खुद का अपना सोर्स ऑफ इनकम है, सोर्स ऑफ इनकम, सोर्स ऑफ वेल ऑफ है बंदा, तो वो सोर्स ऑफ इनकम प्रूव करना पड़ेगा कोर्ट के अंदर हमें, उनके सारे अकाउंट स्टेटमेंट्स, उनकी जो भी सोर्स ऑफ इनकम है जो से वो तो आई गेस मिलना आसान नहीं होगा। नहीं, हमारे पास पूरी वो होती नहीं, अगर कोर्ट से अपील करी जाएगी इस वैलिड चीजों के लिए, एवेल्युएट करने के तो लिए वो situation मिलता है, हमें चाहिए, बिल्कुल, ठीक है। कोर्ट अलाउज अस कि हम किसी के अकाउंट्स में जाके उनकी डिटेल्स लेकर आ सकते हैं। समझ रहा हूँ। पहले तो मैं सुभद्रा जी माफ़ी चाहता हूँ, पिछली बार आप आई थी, यही बात हुई थी, बट जज्बात में निकल जाता, क्या करें। हाँ, तो ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ, युजवेंद्र, एक केस हुआ था, एक इंसिडेंट हुआ था, कोई बहुत फेमस कोई फुटबॉलर थे, कोई थे, उन्होंने अपनी सारी जायदाद जो है अपनी माँ के नाम पे कर रखी थी, और उनकी बीवी को पता नहीं था। जब वो डाइवोर्स हुआ
तो बीवी ने एक्सपेक्ट किया कि भैया पैसा दो आधा, प्रॉपर्टी में हिस्सा। हाँ, तब उन्होंने जाके डिक्लेयर किया भाई मैं तो बैंकक्रप्ट हूँ। यही चीज, मम्मी से पॉकेट मनी ले रहा है वो। हाँ, यही चीज अगर मैं इंडिया में करने की कोशिश करूँ तो क्या पॉसिबल है? मैं कहूँ कि मेरे सारा का सारा मेरा बैंक अकाउंट, मेरा घर, सब कुछ मेरे माता के प्रॉपर्टी मेरी नाम मम्मी पे के है। ये हार्दिक पांड्या ने किया तो था। वो एक रूमर था, वो कहीं प्रूवन नहीं है। ये उसने बोला था लेकिन उसका कोई प्रूफ नहीं है, और बोले स्टेटमेंट के ऊपर हम नहीं जा सकते, हमें प्रूफ चाहिए होता है। एज अ पत्रकार प्रूफ चाहिए। कोई कुछ भी स्टेटमेंट दे सकता है, हम ये बैठ के यहाँ पे बहुत बकचोदी बातें कर देते हैं, इसका मतलब थोड़ी सा मानते हैं। अभी पिछले शो के अंदर ही बोल दिया था मैंने वो कि ऑफिस खुलवा दूंगा जो लड़की करना चाहती है डाइवोर्स वाला से, मतलब थोड़ी खुलवा देंगे, सुनाएंगे और यहाँ बैठा के और मारेंगे जल। ठीक है, बात यही थी। बट मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर यूजी इस समय डाइवोर्स हो जाता है तो धनाश्री उन्हें अतुल सुभाष की तरह चूस सकती हैं, यानी कि सिंघानिया की तरह चूस सकती हैं कि नहीं चूस सकती हैं? यहाँ पे कोई सेलिब्रिटी होने का प्रिविलेज मिलेगा इनको? देखिए, सेलिब्रिटी होने का प्रिविलेज तो ऐसा सच कुछ नहीं है, कोर्ट के आगे सब सेम है। कोर्ट के लिए सब सेम है। और दूसरी चीज़, ये जो केसेस होते हैं मैट्रिमोनियल केसेस, कोर्ट के सामने पहले ही बहुत सारी चीज़ें ओपन अप होती हैं। अच्छा। ये एक केस आपके लिए एक केस है, ये इसलिए एक केस है क्योंकि ये बड़ी इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटीज़ हैं। अगर इसमें हम बात करें एक नॉर्मल आदमी की, अतुल सुभाष की, और इसमें हम बात करें यूजी की, तो अतुल सुभाष इज़ अ नॉर्मल पर्सन, आम आदमी है, और यूजी एक इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी है। अब दोनों को बाइफरकेट करते हैं। उसका केस हाईलाइट कब हुआ अतुल का? जब उसकी डेथ हुई। उससे पहले उसका केस हाईलाइट नहीं, किसी ने नहीं सुनी उसकी, नाम में नहीं पता था किसी को नाम नहीं पता था। बट यूजी का केस अभी हुआ भी नहीं है कुछ, फिर भी इतने ज्यादा रूमर्स बन रहे हैं कि शायद कुछ होगा। इट्स बीन हेडलाइन। मीडिया चला रहे हैं ना, उसके नाम पे ही लोगों ने अपना ट्रेंड उठा रखा है। कोर्ट हमारी, जो हमारे इतने अच्छे जजेस बैठे हैं, उन्हें सब पता है कि अगर कोई लड़का आता है अपने मम्मी के नाम पे करके या कुछ भी XYZ प्रॉपर्टी, तो वो कोर्ट के आगे भिखारी बन के ही आता है। कोर्ट को पता होता है, और ये हैबिचुअल प्रैक्टिस होती है, चाहे आप लॉयर्स की कह लें या किसी भी कह लें, वो अपने आप को पहले से ही बेदखल करा लेते हैं कि उन्हें पता है कि आगे जाके मेरे साथ ऐसी सिचुएशन अराइज हो सकती है। अच्छा। तो कोर्ट बिल्कुल ओपन अप है इस चीज़ के लिए। उन्हें पता है कि भाई बाद में तुम ये कह दोगे कि हम भिखारी बन गए, हमारे पास कुछ है नहीं। बट इस सब के होते हुए भी वुमेन्स के राइट प्रोटेक्ट करे जाते हैं, वुमेन्स को प्रायोरिटीज़ दी जाती हैं, और उनको मेंटेनेंस दी जाती है। मेंटेनेंस जो आप एलिमोनी कहते हैं, सेम वर्ड है। फिर तो ऑप्शन ही नहीं, दुबई चलो रहो और क्या, वहीं वहीं प्रोटेक्शन है मेन के राइट्स। मुझे लगता है सऊदी में ही रहना पड़ेगा अब तो जाके। उनके लॉस फॉलो करते हैं हम। मैन के पास बस एक ही है रास्ता जो वो फॉलो कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ। हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर सेक्शन 9 के अंदर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स है। अच्छा। रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की पिटीशन आप फाइल कर सकते हैं किसी भी। इसमें होगा क्या इससे? होता क्या है? क्या इसमें ये मिलेगा होगा क्या? कि आप अपनी वाइफ से जो मैरिटल ऑब्लिगेशंस होते हैं, जैसे कि घर संभालना, बच्चों का ध्यान रखना, एंड इंक्लूडिंग द पर्सनल लाइफ ऑल्सो, जो एक मैरिटल लाइफ को एक हैप्पी फेज तक लेकर जाती है लाइफ, उसको हमारी लैंग्वेज में मैरिज कंज्यूमेट करना कहते हैं। ओके। तो ये आप मतलब इससे बचा क्या रहे हो बेसिकली? इससे हम बचा ये रहे हैं कि सपोजिंगली अगर लड़की परेशान है अच्छा। और लड़के को घर छोड़ के चली गई, आई एम गिविंग एन एग्जांपल, वो छोड़कर चली गई और लड़के के पास कोई चारा नहीं है, वो चाहता है कि वो वापस आ जाए या मैं अपना घर बसा लूँ किसी तरीके से, तो उसके पास ये रास्ता है, वो पिटीशन फाइल कर सकता है इसके अंडर, ताकि वापस उसकी फैमिली, वापस उसकी सारी चीज़ें सही हो जाए। लेकिन इसमें भी तो डिपेंड करता है ना कि वो लड़की है, वो आना चाहती है कि नहीं। बिल्कुल राइट। करता है। अगर बट दिस इज द ओनली रेमेडी। एक ही केस है जहाँ पे लड़के को कर सकते हैं। ये हम ट्राई कर सकता है कोई लड़का, अगर उसके आपको सस्पिशन है कि आपकी वाइफ ऐसा कुछ कर सकती है, तो आप सबसे पहले रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट का केस डाल सकते हैं कि ये अपनी तरफ से कोई भी ऑब्लिगेशन पूरा नहीं कर रही है, जो एक सक्सेसफुल, और अगर वो कहीं जाके किसी और के साथ सो रही है तो दैट इज अडल्ट्री। Adultery crime है नहीं हमारे लॉ के साथ। क्रिमिनलाइज करा ही नहीं गया अभी है क्राइम, ऐसा नहीं है, अभी है क्राइम हमारे, बट वो प्रॉपरली हटा नहीं गया। हाँ, मतलब एक तरीके से तो डिक्रिमिनलाइज ही हो चुका है। डिक्रिमिनलाइज किया है, पर अभी भी है। to some extent To some women and their partner is not criminally liable, but अगर एक वहीं पे एक हस्बैंड यहाँ करता पे है तो he is जो liable, I guess. मेजर पार्ट है वो कंसेंट का है। इसमें कंसेंट चेंज कर दिया गया है कि वर्ड जो कंसेंट ऐड हुआ है, अगर वाइफ का कंसेंट है, तो कोई लॉ तो नहीं, अगर हस्बैंड का कंसेंट है तब
हस्बैंड के लिए तो है ही नहीं ना ये। तो वही पे तो disparity तो नहीं आती है तो ना। मतलब इसमें भी ये चीज है कि सिर्फ वाइफ जाके कर सकती है बट Consensually. लड़का नहीं कर सकता। लड़का करे तो कराई मैं, लड़की करे तो कराई ऐसा नहीं। नहीं, एडल्ट्री दोनों के लिए, एडल्ट्री दोनों पे लाई करती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं चलता। अगर पकड़ा जाता है तो पहले क्या होता था कि जिस लड़के के साथ पकड़ा गया है उसकी वाइफ को, उसको प्रोसिक्यूट करा जाता था, पार्टी बनाया जाता था कि इसके अंदर सेकेंडली, और जो लड़का होता था उसके अगेंस्ट उसके साथ केस चलता था डाइवोर्स का। राइट। ये होता था। अब अगर कंसेंट है, उसकी मर्जी से हुआ है सब कुछ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बताओ। तो जो अफेयर पार्टनर है, ही इज फ्री ऑफ चार्जेस। तो बेसिकली मतलब टेक्निकली देखें तो हमारे युजवेंद्र चहल जी जो है गया अगर गया तो गया। क्योंकि यहाँ पर जो मेरे को दिख रहा है, जो पिछले 4-5 साल से हम देख रहे हैं चलता हुआ, जब से शादी हुई है, अगर उनके नाम पे कोई प्रॉपर्टीज है, तो होंगी अब तक जो तो। भी है XYZ, या उन्होंने किसी के नाम पे की हुई है, चलो वो एक अलग चीज़ है, बट अगर है तो शी कैन क्लेम एलिमनी। तो अच्छा, एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा, क्योंकि मेरे को लगता है मुझे इसकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। अगर मैं अपने ड्राइवर के नाम पे कर दूँ तो वो तो मेरे साथ खून का भी रिश्ता नहीं है, तब भी लगेगा लॉ। क्योंकि लॉ ये तो नहीं कहता कि भाई तुम्हारा ड्राइवर भी है तो ड्राइवर के नाम पे भी तुम्हारी जो प्रॉपर्टी होंगी वो भी तुम्हारी बीवी को देनी पड़ेंगी। तो मैं अगर कहूँ कि नहीं, मेरे पास एक ड्राइवर है और मैंने उसके घर वालों को जो है किडनैप करके रखा हुआ है कि भाई तू अगर मेरे को छोड़ के गया तो मैं तेरे घर वालों को टपका दूंगा, ठीक है, और वो ड्राइवर मान गया कि हाँ भाई ठीक है। क्योंकि जब डिमोनेटाइजेशन भी हुआ था, मैंने देखा था बहुत सारे ऐसे केसेस थे जहाँ पे कि लोगों ने जाके पैसा अपने ड्राइवर के नाम के थ्रू जो है उसको वाइट करवाया था, उनके अकाउंट में डलवा के। तो मान लो अगर मैं कल को अपने ड्राइवर के अकाउंट में चीज़ें डलवा देता हूँ, मेरा पैसा सारे ड्राइवर के नाम पे है, और फिर ऐसा कुछ सिचुएशन अराइज होती है, तब कोर्ट क्या कर सकता है, लॉ क्या कर सकता है उस सिचुएशन में? तो ये आप पूछना चाह रहे हैं मैट्रिमोनियल केसेस के हाँ एग्जैक्टली, अंदर या वैसे? मैट्रिमोनियल, अगर डाइवोर्स हो गया और मेरा पैसा जो है मम्मी की जगह, क्योंकि आपने कहा ड्राइवर कि के नाम है। हाँ, आपने कहा कि जजेस स्मार्ट हो गए हैं, वो पूरा घर पे लगाएंगे भाई, पूरा घर लगाएंगे। तो मान लो मैं ऐसा कोई घर के अंदर बंदा जो कि बाहर का बंदा बट घर का अंदर नहीं है, बाय ब्लड कनेक्टेड नहीं है मेरे से वो, तो क्या उस पर भी लग सकता है? तो आप ऐसे समझे कि जैसे अब ऑपोजिट काउंसिल जो होंगे, जैसे जो ऑपोजिट एडवोकेट होंगे, और अगर जो वाइफ मेरे साथ रही है उसको मेरे सारी चीज़ों के बारे में पता है, उसे पता है कि ये ड्राइवर को पैसा देता है, एंड ये फैक्ट मेरी वाइफ ने अपने लॉयर को बता दिया, तो मतलब वाइफ तो को छुपा के लॉयर करना है। लॉयर के पास तो लॉयर के पास वो बात चली गई, तो वो उसको कोर्ट में रखेगा, ठीक है। और कोर्ट को कन्विंस करने की कोशिश करेगा कि ये ऐसा है, एंड मुझे सस्पिशन है कि आप एक बार ड्राइवर को जरूर इस कोर्ट में बुलाएं, ओके। एंड एक एप्लीकेशन मूव करके वो ड्राइवर को इस केस के अंदर एज ए विटनेस बुला लेंगे, और फिर पूछताछ एंड उनका क्रॉस एग्जामिनेशन होगा। अगर वो क्रॉस एग्जामिनेशन में फंस गए, तो फिर गए। तो फिर थिंग्स वर्क्स लाइक दिस। एट द एंड ऑफ द डे हमारा ऐसा लड़का इस देश में रहना बर्बाद है कहीं। अगर हाँ चाहे कोई लड़की तो हमें किसी भी वक्त, किसी भी समय, किसी भी टाइम पर नीचे ले जा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। शादी करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मैं एक स्केल पे रखूं कि एक लड़का अगर किसी लड़की को परेशान कर सकता है हर लीगल एस्पेक्ट से, और उसी को रिवर्स कर दूं कि एक लड़की कितना लड़के को परेशान कर सकती है 1 to 10 की स्केल में, तो कितना स्केल पे रेटिंग मिलेगी? आप मान के चलिए अगर लड़का किसी लड़की को परेशान कर सकता है, ये कितना बाय लॉ, बाय द फेवर ऑफ लॉ, फेवर ऑफ द कोर्ट, फेवर ऑफ द कोर्ट या लॉ, हाँ 1 to 10 की स्केल पे कितना कर सकता है वो? ये तो कोई भी नहीं बता सकता। नहीं, लेकिन हम देख सकते हैं ना, अगर मैं Based on the laws कैसे बने हुए हैं। अगर मैं इसको अगर देखने की कोशिश करूं तो अगर लड़की चाहे तो कुछ भी कर सकती है किसी लड़के के साथ, और लड़का चाहे तो कुछ भी नहीं कर सकता। मैक्स टू मैक्स क्या कर सकता है, वो एक जो बताया कि जाके वो भी मैंने आपको मैट्रिमोनियल केसेस में बताया। फिर हम अभी यूजी के उसको लेके सिर्फ मैट्रिमोनियल केसेस की ही बात कर रहे हैं। तो लड़की किसी लड़के को साथ कुछ भी कर सकती है बट लड़का कुछ भी नहीं कर सकता। तो टेक्निकली अगर मैं स्कोर दूं तो लड़का टू लड़की कितना परेशान किया जा सकता है वो 0 है आउट ऑफ 10, और लड़की कितना लड़के को परेशान कर सकती है 10 आउट ऑफ 10 भी छोड़ दो, मैं 100 आउट ऑफ 10 बोल सकता हूँ कि वो मरने के बाद भी उसकी आत्मा को परेशान कर सकती है अगर चाहे तो। यही मतलब हो गया ना कि 7 साल तक अगर आप एक्सटेंड कर सकते हो उस चीज़ को। देखिए 7 साल वाला जो पॉइंट है वो उसका डाउरी का है। डाउरी दैट इज डाउरी। मतलब जिस पे अगर डाउरी केस लगा है तो वो फंस सकता 7 है। साल के अंदर अगर आपके ऊपर कोई भी डाउरी केस है तो आप, अगर उसकी डेथ हो जाती है लड़की की या वो सुसाइड कर लेती है सपोजिंगली,
तो वो मानी जाएगी कि उसकी डाउरी और डेथ। ये मैट्रिमोनियल केसेस में कितना पर होगा लगभग कि डाउरी का केस तो होता ही होता है, क्योंकि एक केस तो आजकल मैंने देखा, एक केस तो लगता नहीं किसी पे। अगर किसी पे केस लग रहे हैं, ये अतुल सुभाष को ले लेते हैं, सेक्सुअल हरासमेंट भी लगा है, रेप भी लगा है, डाउरी भी लगा है, अब्यूज भी लगा है, सब लगा देते हैं एक साथ ही। कितने केसेस ऐसे हैं जहाँ पर कि डाउरी होता ही होता है कि भाई इस लॉ को तो जरूर लेकर आना है, क्योंकि इसी से फंसेगा तो फंसेगा, नहीं तो नहीं फंसेगा। मैं मोर देन 80% केसेस में। हाँ, वही चीज मैं आना चाह रहा हूँ। तो बात वही होगी ना कि डाउरी केसेस के अंदर भी हम कितने सारे प्रावधान को उठा के इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, कैमरा वन पे डाल दो, बैटरी डाउन है, सेकंड वाले की शो खत्म करेंगे। तो वही चीज़ है कि हम लोग कितना देख सकते हैं, कितना मैटर यहाँ पर लड़कों के फेवर में, कितना लड़कियों के फेवर में है। क्या कहोगे आप? लास्ट चीज़, कितना लड़कियों के हैं, कितना लड़कों के हैं? आउट ऑफ 100% के अगर स्केल पे देखें, 70-30 या 100-0 या 90-10, 70% लड़कियों के फेवर में और 30% लड़कों के फेवर में। ठीक है, तो यही थी बात। युजवेंद्र को हम देखते हैं कितना जा सकता है, क्या हो सकता है। अभी तो रूमर ही चल रहे हैं, तो ज़्यादा बात नहीं करेंगे। मगर यहाँ पे शो का समय हो रहा है समाप्त। बीच वाला कैमरा ऑन है, वो कैमरा ऑफ हो चुका है। धन्यवाद आप लोगों का जुड़ने के लिए आज शो पे, बहुत बहुत। और साथ ही साथ आपका भी करण जी धन्यवाद, आपका भी मोहित जी बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। मिलते हैं आपसे अगले हफ्ते एक नए शो के साथ। तब तक ध्यान रखिए अपना, टेक केयर, खैर बनाइए। सी यू एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय बाय।